हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी ए दिल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांटिक और जज्बाती कहानी जहां प्यार है, तकरार है और है एक अनकहा समझौता। ये दास्तां है दो ऐसे इंसानों की जो एक छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। क्या होता है जब रईसी और आत्मसम्मान के बीच जंग छिड़ जाए? और क्या एक दिखावे की शादी कभी असली मोहब्बत में बदल सकती है? इस कहानी का हर मोड़ आपके दिल को छू लेगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं वादा करती हूं कि बहुत जल्द ही इसका अगला एपिसोड आपके लिए अपलोड कर दूंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये खूबसूरत कहानी। अध्याय 1। अव्या की जुबानी। मुझे हमेशा से पता था कि हमारे इस विवाह की एक अंतिम तारीख तय है। 3 साल पहले जब देवराज ने अपनी मरणासन्न दादी के अस्पताल के बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठकर मुझे शादी का प्रस्ताव दिया था, तो हम दोनों को अच्छी तरह पता था कि ये सिर्फ 3 साल का एक दिखावा है। मैंने हाँ कह दी थी क्योंकि मैं उससे बरसों से प्रेम करती थी। मैं उसके द्वारा दिए गए समय के उन चंद टुकड़ों को भी समेटने के लिए तैयार थी। लेकिन इन 3 वर्षों में वो लगभग हर वक्त शहर से बाहर ही रहा, जिससे हमारी शादी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई। अब जब हमारे 3 साल के अनुबंध का अंत करीब है, तो मैंने खुद को उस अपरिहार्य अंत के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। देवराज निश्चित रूप से राहत महसूस कर रहा होगा कि वो आखिरकार इस ढोंग को खत्म कर सकता है। फिर भी मेरे भीतर एक मूर्ख कोना अब भी एक असंभव उम्मीद पाले हुए है, जैसे कड़ाके की ठंड में किसी ऐसे फूल की देखभाल करना जिसका खिलना नामुमकिन हो। जिस पुरुष से मैंने प्रेम किया, उसने मुझे हमेशा उस 13 साल की अनाथ बच्ची के रूप में देखा जिसने उसकी आदर्श दुनिया में घुसपैठ की थी, एक आश्रित, कभी पत्नी नहीं और निश्चित रूप से कभी प्रेमिका तो नहीं। मेरी उंगलियों में अब भी गुलाब के कांटों की हल्की चुभन थी जब मैं एक विवाह समारोह के लिए तैयार किए गए फूलों के गुलदस्ते को देख रही थी। सफेद गुलाबों और नाजुक कलियों की महक से पूरी दुकान महक रही थी। हर पंखुड़ी उन वादों की गवाह थी जो अक्सर उतने ही नाजुक होते हैं जितने कि ये फूल। शाम की सुनहरी धूप मेरी फूलों की दुकान ऋतुराज वाटिका की खिड़कियों से छनकर लकड़ी के फर्श पर सुंदर आकृतियां बना रही थीं। ये दुकान उस प्रभावशाली परिवार की छाया से बाहर मेरी इकलौती जीत थी। जैसे ही मैं अपने काम का मुआयना करने के लिए पीछे हटी, मेरा फोन बज उठा। अव्या बात कर रही हूं, मैंने अपनी थकान को छुपाते हुए पेशेवर लहजे में जवाब दिया। तो तुम जिंदा हो? ओजस्वनी की आवाज गूंजी, जो हमेशा की तरह ऊर्जा से भरी थी। मैंने तुम्हें 3 संदेश भेजे। चलो अंदाजा लगाती हूं, तुम एक आज्ञाकारी पत्नी बनने में व्यस्त होगी क्योंकि तुम्हारे पतिदेव वापस आ गए हैं। मेरा दिल सिर्फ धड़का ही नहीं, मानो ठहर गया। तुम किस बारे में बात कर रही हो? सच में? देवराज, वो आज सुबह ही हवाई अड्डे पर उतरा है। क्या तुम्हें नहीं पता था? ओजस्वनी की हैरानी तुरंत गुस्से में बदल गई। मैंने काउंटर के किनारे को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। पत्थर की वो ठंडक मेरी हथेलियों को छू रही थी, जो मेरे भीतर बढ़ती बेचैनी के बिल्कुल विपरीत थी। वो कभी नहीं बताता, मैंने धीमी आवाज में कहा। यही कारण है कि तुम्हें तैयार रहने की जरूरत है जब वो तुम्हें तलाक के कागजात थमाएगा। ओजस्वनी ने अपनी बात जारी रखी। शादी के बाद वो बमुश्किल 6 महीने तुम्हारे साथ रहा और फिर 2.5 साल के लिए विदेश चला गया। अपनी दादी को खुश करने के लिए उसने तुम जैसी साधारण लड़की से नाता जोड़ा। इस बीच आर्थिक जगत की खबरें उस महान प्रतिभाशाली देवराज के कसीदे पढ़ते नहीं थकती, जो 28 की उम्र में निवेश की दुनिया बदल रहा है। अगले ही पल मेरे फोन पर ओजस्वनी का एक संदेश आया, हवाई अड्डे पर देवराज की एक तस्वीर। धुंधली तस्वीर में भी उसकी तीखी ठुड्डी, भेदने वाली आंखें और माथे पर हमेशा रहने वाली वो शिकन साफ पहचान में आ रही थी। इस बात को छोड़ भी दें कि तुम्हारी शादी में कोई भावनात्मक आधार नहीं है, ओजस्वनी ने आगे कहा, तो भी तुम्हारे पति का चेहरा किसी अपराधी की तरह खूबसूरत है। इतना सुंदर दिखना और जीवन में एक परछाई की तरह गायब रहना गैर कानूनी होना चाहिए। मैं उसकी तस्वीर को निहारती रही, अपने सीने में उस चिर परिचित दर्द को महसूस करते हुए जो किसी मुरझाने वाले फूल की तरह फैल रहा था। मुझे अब फोन रखना चाहिए, मैंने किसी तरह कहा, अचानक महसूस करते हुए कि आसपास की हवा जैसे कम हो गई है। फोन रखने के बाद मैंने अपनी दुकान की खिड़की में सजे उस शादी के गुलदस्ते को देखा। पल भर के लिए मैं 3 साल पहले अपनी खुद की शादी की यादों में खो गई। वो यादें सर्दियों की हवा की तरह कड़वी और साफ थीं। जब देवराज ने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई थी तो उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी जिससे जमी हुई बर्फ तक नहीं पिघल सकती थी। उसकी मां की आंखों में नफरत थी और केवल उसकी दादी अपनी पहिए वाली कुर्सी पर बैठी खुशी से झूम रही थीं। वो इकलौती शख्सियत थीं जो हमारे लिए सजाए गए इस भव्य नाटक को सच मानकर खुश हो रही थीं। अध्याय 2। अव्या की जुबानी।
मैंने जल्दी जल्दी दुकान बढ़ाई। दोपहर का खाना न खाने की वजह से मुझे हल्का सिर चकरा रहा था। बाहर शाम की चहल पहल थी। हंसते खिलखिलाते छात्र, आलीशान इमारतों को निहारते पर्यटक और अपने पालतू कुत्तों को घुमाते स्थानीय लोग। किसी को भी मेरे सिर पर टिक टिक करती वो अदृश्य घड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। घर जाते समय मैं मन ही मन रसोई के सामान का हिसाब लगा रही थी और उस रात के भोजन की योजना बना रही थी जो शायद देवराज को पसंद आए। जब मैं उस आलीशान पुश्तैनी हवेली पहुंची तो ढलते सूरज की रोशनी खिड़कियों पर किसी ठंडी नजर की तरह चमक रही थी। पिछले हफ्ते ही मैंने कामवाली को हटा दिया था। जब साल के ज्यादातर वक्त मुझे अकेले ही रहना था तो उसकी क्या जरूरत थी। अंदर सन्नाटा पसरा था। मैंने फ्रिज चेक किया और देवराज की पसंद की मछली और विशेष चटनी बनाने का फैसला किया जिसका जिक्र उसने कभी एक मशहूर होटल में किया था। मैंने 2 घंटे लगाकर खाना तैयार किया, उसे फूलों की तरह करीने से सजाया और उस खास पेय की बोतल निकाली जो पिछले साल उसके भाई ने हमें भेंट की थी। 1 घंटा बीता, फिर 2। देवराज नहीं आया। मेरे फोन सीधे वॉइस मेल पर जा रहे थे और संदेश अनपढ़ ही पड़े थे। हमेशा की तरह मैंने खाली डाइनिंग रूम में खुद से फुसफुसाते हुए कहा। तभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने मेरा ध्यान खींचा। देवराज के एक दोस्त ने तस्वीर साझा की थी जिसका शीर्षक था घर वापसी पर स्वागत। वहां देवराज अपने दोस्तों के बीच घिरा था, हाथ में जाम था और वो पूरी तरह तनाव मुक्त और खुश दिख रहा था। मैंने अपना ठंडा पड़ चुका खाना अकेले ही खाया, अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए। वह भोजन जिसे बनाने में मैंने घंटों लगाए थे अब उम्मीदों की राख जैसा बेस्वाद लग रहा था। रसोई साफ करने के बाद मैंने एक लंबी फुहार शावर ली ताकि अपनी निराशा को धो सकूं। मैं देवराज के वापस आने के उसी पुराने ढर्रे के बारे में सोच रही थी। वही उम्मीद, वही तैयारी और अंत में वही हार। अपनी रेशमी रात की पोशाक पहनकर मैं बिस्तर पर लेट गई। मेरी उंगलियां गले में मौजूद उस चांदी के सितारे वाले लॉकेट को सहलाने लगीं जो देवराज द्वारा दिया गया इकलौता उपहार था। उसने ये शादी से ठीक 1 दिन पहले जल्दबाजी में खरीदा था। फिर भी मेरे लिए ये अनमोल था। नींद कोसों दूर थी। मुझे वो दिन याद आया जब मैं पहली बार इस घर में आई थी। मैं 13 साल की अनाथ बच्ची थी जिसके माता पिता एक घोटाले में चल बसे थे। 15 साल के देवराज ने तब मुझ पर शायद ही गौर किया था। कितना अजीब है कि 10 सालों में हम अजनबियों से परिवार बने और शादी के बाद फिर से अजनबी हो गए। तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। कदमों की आहट करीब आई, वही नपीतुली जानी पहचानी आहट। चिराग की हल्की रोशनी में मैं उसे साफ नहीं देख पा रही थी लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। महंगे इत्र और शराब की हल्की खुशबू कमरे में फैल गई। तभी मैंने अपना नाम सुना। वो आवाज मेरी अपनी थी पर उसमें एक अजीब सा परायापन था, जैसे 3 साल की दूरियों ने उसके लहजे को पूरी तरह बदल दिया हो। देवराज की जुबानी। श्रीमान देवराज, हम 20 मिनट में उतरने वाले हैं, मेरे सहायक मानस ने एक चमड़े का पोर्टफोलियो थमाते हुए कहा। मैंने कल की फ्रंटियर कैपिटल के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक सहित आपका पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया है। मैंने खिड़की के बाहर बोस्टन शहर की ऊंची इमारतों को देखते हुए बस सिर हिला दिया। इस बेतुकी शादी को जिसे मैंने एक सजा की तरह स्वीकार किया था, अब लगभग 3 साल बीत चुके थे। लंदन मेरे लिए पलायन भी था और खुद को साबित करने का मैदान भी। उस शादी से भागते हुए जिसे मैं कभी नहीं चाहता था। मैं अपने पिता और भाई को यह दिखाना चाहता था कि वेल्स परिवार का छोटा बेटा बिना पारिवारिक नाम के भी कुछ बड़ा खड़ा करने का माद्दा रखता है। किस्मत का खेल देखिए, एक पारिवारिक जिम्मेदारी से भागना ही मेरी पेशेवर सफलता का सबसे बड़ा कारण बना। मेरे नेतृत्व में फ्रंटियर कैपिटल लंदन के वित्तीय बाजार का एक सम्मानित नाम बन चुका था। तभी मेरे फोन पर थॉमस का संदेश आया। सभ्य दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। रात 8 बजे समरसेट क्लब। कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं चाहकर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक सका। थॉमस का नाटकीय अंदाज कभी नहीं बदलता। हवाई अड्डे पर कई छायाकारों, फोटोग्राफरों ने मेरी तस्वीरें लीं। मैंने वही चिर परिचित चेहरा बना लिया, आत्मविश्वास से भरा हुआ पर विनम्र, सफल पर मिलनसार। बोस्टन में आपका स्वागत है श्रीमान, मेरे ड्राइवर ने बैग लेते हुए कहा। श्रीमान थॉमस ने आज रात क्लब में एक महफिल सजाई है। मैंने अपनी घड़ी देखी। 7 बज रहे थे। मुझे सीधे क्लब ले चलो, मैंने काली गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते हुए निर्देश दिया। जब हम बोस्टन की जानी पहचानी गलियों से गुजर रहे थे, मेरा ध्यान पहली बार अव्या को देखने वाली याद पर गया। वो 13 साल की एक दुबली पतली अनाथ लड़की थी जो हमारे आलिशान घर के बरामदे में अपना छोटा सा पुराना सूटकेस लिए सहमी हुई खड़ी थी। मैं तब 15 साल का था और मुझे उस डरी हुई लड़की से ज्यादा अपने खेल की फिक्र थी।
वो हमारे खानदानी रईसी वाले घर में एकदम पराई और खोई हुई सी लग रही थी। गाड़ी एक निजी क्लब के सामने रुकी। थॉमस वहां मेरा इंतजार कर रहा था। लौट आया हमारा राजकुमार, थॉमस ने मुझे गले लगाते हुए जोर से कहा। लंदन का वित्तीय सम्राट आखिरकार अपनी बस्ती में कदम रखने के लिए राजी हो गया। मैं बस मुस्कुरा दिया और हम बार के एक कोने में रखी चमड़े की कुर्सियों पर बैठ गए। तो थॉमस ने आवाज धीमी करते हुए पूछा, वापस आकर कैसा लग रहा है? मुझे यकीन है लंदन ने तुम्हें बदल दिया होगा। मैंने स्कॉच का एक घूंट लेते हुए कहा, बोस्टन अब कुछ छोटा सा लगने लगा है। बदलाव की बात करें तो? थॉमस ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। लंदन की हसीनाएं हमारी बोस्टन की लड़कियों के मुकाबले कैसी हैं? मैंने सुना है ब्रिटिश महिलाएं थोड़ी शर्मीली होती हैं। एक शरीफ इंसान कभी राज नहीं खोलता, मैंने चुटकी लेते हुए जवाब दिया। जैसे जैसे और दोस्त वहां जमा होने लगे, मैं थोड़ा सहज महसूस करने लगा। यहां उन लोगों के बीच जिन्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए था, मैं चैन की सांस ले सकता था। देवराज के नाम, थॉमस ने जाम उठाते हुए घोषणा की। हमारा वित्तीय जादूगर लंदन फतह करके लौटा है। शाम हंसी मजाक और महंगी शराब के बीच गुजरती रही। मैंने गौर किया कि हर कोई बड़ी सावधानी से अव्या का जिक्र करने से बच रहा था। वे सब हमारे समझौते की सच्चाई जानते थे। दादी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए की गई ये दिखावे की शादी, 3 साल की समय सीमा और अंत में होने वाला तलाक। उनकी ये चुप्पी एक ऐसी शराफत थी जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, पर मैं उसका शुक्रगुजार था। हमें सुबह तक पीना चाहिए, थॉमस ने रात 9 बजे के करीब एक और बोतल का ऑर्डर देते हुए कहा, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। अध्याय 4, देवराज की जुबानी। हमें सुबह तक पीना चाहिए, थॉमस ने रात 9 बजे के करीब एक और बोतल का ऑर्डर देते हुए कहा, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। आज रात नहीं, मैंने खड़े होते हुए जवाब दिया। कल पिताजी के साथ बैठक है। मेरा दिमाग पूरी तरह ठिकाने पर होना चाहिए। जब मैं निकलने की तैयारी कर रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये तय ही नहीं किया है कि रात कहाँ बितानी है। माता पिता के घर जाना सुकून भरा तो होता, पर वहां उन सवालों का सामना करना पड़ता जिनके लिए मैं तैयार नहीं था। बीकन हिल वाले घर जाने का मतलब था अव्या का सामना करना, जिससे मैं लगभग 1 साल से नहीं मिला था। क्या घर जा रहे हो? अपनी पत्नी के पास? थॉमस ने अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए पूछा। काफी देर हो चुकी है, मैंने संक्षिप्त में जवाब दिया और अपना फैसला कर लिया। वहीं जाना ठीक रहेगा। गाड़ी में बैठते ही थकान ने मुझे घेर लिया। मैंने सीट पर पीछे की ओर सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। अव्या की धुंधली तस्वीरें मेरे दिमाग में तैरने लगीं। सिर्फ वो छोटी बच्ची नहीं जो वो कभी थी, बल्कि वो स्त्री जो वो अब बन चुकी थी। किशोरावस्था में एक समय ऐसा भी था जब नाश्ते की मेज पर उसकी मुस्कुराहट या पुस्तकालय में किताब पढ़ते हुए उसकी तल्लीनता को देखकर मेरे मन में कुछ हलचल होती थी। लेकिन पिताजी की उम्मीदें बहुत सख्त थीं। वेल्स परिवार के पुरुषों का ध्यान केवल उपलब्धियों पर होना चाहिए, भावनाओं पर नहीं। मैंने उन एहसासों को दबा दिया और अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई, खेल और फिर व्यापार में झोंक दी। किस्मत का खेल तो देखिए, आखिरकार वही मेरी पत्नी बनी। तब तक मेरे भीतर का वो आकर्षण शादी के लिए मजबूर किए जाने की कड़वाहट में बदल चुका था। अब हम एक अजीब से रिश्ते में थे, कानूनी तौर पर साथ, पर असल में अजनबी। मैंने महसूस किया था कि एक दूरी बनाए रखना ही हम दोनों के लिए बेहतर है। गाड़ी घर के सामने रुकी। मैंने ऊपर देखा। दूसरी मंजिल के कमरे की बत्ती अभी भी जल रही थी। अव्या जागी हुई थी। मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और अंधेरे घर में दाखिल हुआ। बत्ती जलाते ही मैं घर की साफ सफाई देखकर दंग रह गया। किसी वजह से ये पूर्णता मुझे चढ़ा रही थी, जैसे ये हमारी शादी के उस खोखले और बनावटी दिखावे की याद दिला रही हो जो बाहर से सुंदर पर अंदर से खाली था। मैं बेडरूम की तरफ बढ़ा, बिना शोर कम करने की कोशिश किए। हमारे बीच जो आमना सामना होना ही है वो अभी हो जाए तो बेहतर। दरवाजा खोलते हुए मैंने पुकारा, अव्या। अव्या बिस्तर पर उठ बैठी। मेरे अचानक आने से वो घबरा गई थी। सिरहाने रखे चिराग की सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी रेशमी रात की पोशाक एक कंधे से थोड़ी सरक गई थी, जिससे उसकी कोमल त्वचा झलक रही थी। वो पतली पोशाक उसके छरहरे बदन और खूबसूरती को बयान कर रही थी, ऐसी सुंदरता जिसे मैंने पहले कभी स्वीकार नहीं किया था। मेरा गला अचानक सूखने लगा और शरीर में एक अनचाही गर्माहट दौड़ गई। इन 3 सालों में अव्या के व्यक्तित्व में एक अजीब सी कोमलता और आकर्षण आ गया था जिसे मैंने पहले कभी गौर नहीं किया था। शायद ये हमेशा से वहीं था, पर मैंने दूरी बनाए रखने की जिद में इसे कभी देखा ही नहीं। रोशनी में उसकी परिपक्वता और शालीनता ने मुझे निहत्था कर दिया था। यह केवल शारीरिक आकर्षण है, मैंने खुद को समझाया। एक सुंदर स्त्री को देखकर पुरुष की सामान्य प्रतिक्रिया, बस, और कुछ नहीं। मुझे अव्या से कभी प्यार नहीं हुआ था और न कभी होगा, चाहे मेरा शरीर इस वक्त कुछ भी महसूस कर रहा हो।
ये सिर्फ जीव विज्ञान है, भावना नहीं। उस पल में मैं न तो हिल पा रहा था और न ही कुछ बोल पा रहा था। मैं अपनी आदिम इच्छा और अपने चारों ओर बनाई गई सुरक्षा की दीवारों के बीच कहीं फंस गया था। अध्याय 5। अव्या की जुबानी। अव्या। उस जानी पहचानी आवाज ने मुझे मेरी यादों से बाहर खींच लिया। मैंने ऊपर देखा। दरवाजे पर खड़ी उस शख्सियत को देखकर मैं दंग रह गई। वहां देवराज खड़ा था, मेरा पति। हालांकि 2 साल की दूरी के बाद यह शब्द मुझे बहुत खोखला महसूस होने लगा था। देवराज। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट बनकर निकली। उसे एकटक देखते हुए मेरी रात की रेशमी पोशाक मेरे कंधे से फिसल गई और कुछ पलों के लिए मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैंने अपनी पलकें झपकाईं, ये यकीन करने के लिए कि वो सच में वही है। वो बिल्कुल सामने था। उसका लंबा कद बेडरूम के फर्श पर लंबी परछाई बना रहा था। महंगी शराब की हल्की महक मेरी ओर तैरती हुई आई। मुझे लगा था तुम आज रात घर नहीं आओगे। मैंने अपने भीतर उमड़ते भावनाओं के सैलाब के बावजूद अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। और तुम्हें क्या लगा था कि मैं कहाँ रुकूंगा? देवराज ने व्यंग्य भरे लहजे में पूछा। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सकपका गई और बिस्तर की चादरों को अपने चारों ओर समेटने लगी। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज रात ही हवेली लौट आओगे। मैंने बहुत धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। वैसे भी तुम्हें मेरे साथ रहना कहाँ पसंद है? देवराज एक ठंडी हंसी हंसा। यह हवेली मेरे नाम पर है ना? क्या मुझे आने जाने के लिए तुम्हारी अनुमति की जरूरत है? उसके शब्द चुभ रहे थे और शायद वो यही चाहता भी था। मैंने अपना दुख छुपाते हुए एक गहरी सांस ली। बिल्कुल नहीं, मैंने थोड़े ठंडे लहजे में जवाब दिया। मुझे बस तुम्हारे आने का अंदाजा नहीं था। मैंने उसे अपना कोट उतारकर अलमारी में टांगते हुए देखा। उसका हर कदम नपातुला और नियंत्रित था, उस देवराज से बिल्कुल अलग जिसे मैं अपनी शादी के उन चंद खुशहाल महीनों में जानती थी। विदेश ने उसे बदल दिया था, या शायद वो हमेशा से ऐसा ही था और मैं ही प्यार में इतनी अंधी थी कि देख नहीं पाई। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं वापस क्यों आया हूं, उसने अपनी कमीज के बटन खोलते हुए कहा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे सच बता दूं कि मुझे डर है कि उसका जवाब हमारे होने वाले तलाक के बारे में होगा। मुझे लगा व्यापार के सिलसिले में आए होगे। मैंने झूठ बोला और वो झूठ मुझे कड़वा लगा। देवराज ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। सुना है तुम्हारी फूलों की दुकान अच्छी चल रही है। आज रात क्लब में इसके बारे में सुना मैंने। यह जानकर कि वो दूसरों के साथ मेरे बारे में चर्चा कर रहा था, जबकि उसने मेरे संदेशों का जवाब तक नहीं दिया, मुझे और भी चोट पहुंची। हाँ, ऋतुराज वाटिका काफी सफल रही है। अब हम बड़े दफ्तरों और शादी ब्याह के आयोजनों के लिए भी काम करते हैं। शादी के आयोजन, उसने दोहराया। उसकी आवाज में एक अजीब सा कटाक्ष था। कितना सटीक काम चुना है तुमने। मैं समझ नहीं पाई कि उसका क्या मतलब था, और सच कहूं तो मैं समझना भी नहीं चाहती थी। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने बात बदलते हुए पूछा। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर सकती हूं। जरूरत नहीं है, मैंने थॉमस के साथ क्लब में खाना खा लिया है। जाहिर है। जब मैं डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठकर उस खाने को निहार रही थी जिसे मैंने बड़े प्यार से बनाया था, तब वो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। मैं नहाने जा रहा हूं, देवराज ने अपनी टाई ढीली करते हुए कहा। मैंने बस सिर हिला दिया। 2 साल हो गए थे जब हमने ये कमरा और ये बिस्तर साझा किया था। इन 2 सालों में मैं बस ये नाटक करती रही कि हमारी शादी सिर्फ रुकी हुई है, जबकि हकीकत में वो खत्म हो चुकी थी। मैंने मेज की दराज से एक उपन्यास निकाला और पढ़ने की कोशिश करने लगी, पर शब्द मेरी आंखों के सामने धुंधले हो रहे थे। बाथरूम से गिरते पानी की आवाज मेरा ध्यान भटका रही थी। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी, ये सोचने से कि दरवाजे के उस पार देवराज कैसा दिख रहा होगा। उसके कंधों से गिरता पानी, उसकी छाती। बंद करो ये सब, मैंने खुद को डांटा और किताब जोर से बंद कर दी। यही कारण था कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उस आदमी के बारे में ऐसे ख्याल जिसने ये साफ कर दिया था कि ये शादी उसके लिए सिर्फ एक मजबूरी है। काफी देर बाद पानी गिरना बंद हुआ। बाथरूम का दरवाजा खुला और देवराज बाहर आया। उसने केवल एक तौलिया लपेटा हुआ था और उसका शरीर पानी की बूंदों से चमक रहा था। उसे ऐसे देखकर मेरी सांसें अटक गईं। ओह, मुझे माफ करना। मैं हकलाते हुए तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गई। क्या मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दूं? देवराज का लहजा मजाकिया और कड़वा था। यह मेरा घर है, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूंगा, तुम्हें पसंद आए या ना आए। अध्याय 6। अव्या की जुबानी। हमारे बीच एक असहज सन्नाटा छा गया। उसके शरीर से उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले महंगे साबुन की खुशबू आ रही थी, जिससे मुझे हल्का सा सिर चकराने लगा।
क्या मुझे याद दिलाने की जरूरत है? मैंने सावधानी से कहा कि इन 3 सालों में से 2 साल हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं है। देवराज ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो अलमारी की ओर बढ़ा और पजामा निकाला। तौलिया हटाकर कपड़े पहनते वक्त मेरी नजर अनजाने में उसके गठीले बदन पर पड़ गई और शर्म से मेरा चेहरा तमतमा उठा। मैंने तुरंत अपनी आंखें फेर ली। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और शरीर में एक अजीब सी बेचैनी थी। खुद की इस प्रतिक्रिया पर मुझे गुस्सा आ रहा था। देवराज बिस्तर पर अपनी तरफ आया और चादर हटाकर मेरे बगल में लेट गया। चाहे जो भी हो, उसने आखिरकार कहा, यह मेरा भी घर है, मैं जैसे चाहूं वैसे कपड़े पहनूंगा। उसके वजन से बिस्तर एक तरफ झुक गया। मुझे उस मामूली सी दूरी का गहरा एहसास हो रहा था जो हमारे बीच थी, एक ऐसी दूरी जो विशाल भी थी और नाकाफी भी। 2 साल तक मैं इस बड़े बिस्तर पर अकेली सोई थी और धीरे धीरे बीच में सोने की आदी हो गई थी। पर अब मैं पूरी सावधानी बरत रही थी कि अपनी तरफ ही सिमटी रहूं। मैंने बात शुरू की, फिर रुक गई, खुद को तैयार किया। क्या कुछ खास होने वाला है? क्या इसलिए तुम वापस आए हो? मेरा सवाल हवा में तैरता रहा। मैं तड़प रही थी ये पूछने के लिए कि क्या वो तलाक को अंतिम रूप देने आया है, पर डर ने मुझे सीधा पूछने से रोक दिया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, उसने ठंडे लहजे में कहा। ऐसे रहो जैसे मैं यहां हूं ही नहीं। क्या हम सालों से इसी तरह नहीं रह रहे? उसके शब्दों ने गहरे घाव दिए, पर मैंने उसे ये जाहिर नहीं होने दिया। मैंने बस सिर हिलाया और दूसरी तरफ मुड़ गई। शुभ रात्रि देवराज, मैंने धीरे से कहा। शुभ रात्रि, उसने भी पीठ फेरते हुए जवाब दिया। मैं बिना हिले डुले लेटी रही, देवराज की सांसों के धीमे और गहरा होने का इंतजार करने लगी। मेरा हाथ गले में मौजूद उस चांदी के सितारे वाले लॉकेट पर गया, वो इकलौता उपहार जो उसने मुझे दिया था, वो भी तब जब किसी ने उसे याद दिलाया था कि उसे मुझे कुछ देना चाहिए। उसके लिए ये शायद एक मामूली खिलौना था, पर मेरे लिए ये दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। देवराज की मौजूदगी मुझे बहुत बेचैन कर रही थी। वो पराया होकर भी बहुत अपना सा लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद जब मुझे यकीन हो गया कि वो सो चुका है, तो मैं धीरे से उसकी गर्माहट की ओर खिसकी। खुद को ये समझाया कि बस थोड़ा सा करीब जा रही हूं ताकि अकेलापन कम महसूस हो। तभी अचानक देवराज ने करवट बदली। उसका हाथ मेरी कमर के चारों ओर आया और उसने मुझे पूरी ताकत से अपनी छाती से सटा लिया। मेरी सांसें जैसे थम गईं। जब उसका हाथ मेरी पोशाक के नीचे सरकने लगा तो मेरे मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। मेरा शरीर मेरे दिमाग के तमाम विरोधों के बावजूद उसके स्पर्श पर प्रतिक्रिया देने लगा। मैं जानती थी कि उसके लिए यह शायद सिर्फ शारीरिक था, एक पुरुष की अपने बिस्तर में मौजूद स्त्री के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया। इसमें कोई भावना नहीं थी। फिर भी उस पल में तर्क और बुद्धि का मुझ पर कोई बस नहीं चला। मैं उसकी बाहों में सिमट गई, खुद को इस छोटे से सुख और इस भ्रम में डूबने दिया कि शायद वो सच में मुझे चाहता है। अध्याय 7। अव्या की जुबानी। जब मेरी आंखें खुलीं तो बिस्तर खाली था और मेरे बगल की चादर ठंडी पड़ चुकी थी। मेरा हाथ अनजाने में देवराज की गर्माहट तलाशने के लिए बढ़ा, पर वहां केवल सिलवटें पड़ी थीं। कल रात की यादें बिजली की तरह दिमाग में कौंधी, उसका मुझे अपनी ओर खींचना, उसका स्पर्श और मेरे शरीर की वो शर्मनाक प्रतिक्रिया। क्या यह सब एक सपना था? नहीं, तकिए से आ रही उसके महंगे इत्र की हल्की खुशबू गवाही दे रही थी कि वो सब सच था। मैं धीरे से उठ बैठी। क्या देवराज को उस नजदीकी पर पछतावा हो रहा होगा? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। उसने हमेशा साफ किया था कि यह शादी उसके लिए क्या मायने रखती है। 3 साल का एक समझौता, बस। हमारे अनुबंध के खत्म होने में अब 2 महीने से भी कम समय बचा था। ऐसे में हमारे बीच का कोई भी शारीरिक आकर्षण बेमानी था, एक जैविक प्रतिक्रिया जिसका भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था। मैंने खुद को संभाला, चोगा, रोब पहना और उलझे हुए बालों को उंगलियों से संवारा। घर में सन्नाटा था, पर वो खाली नहीं लग रहा था। मैं देवराज की मौजूदगी को हवा में महसूस कर सकती थी, एक ऐसा एहसास जो पिछले 2 सालों से इस घर से गायब था। नंगे पैर गलियारे से गुजरते हुए मुझे लैपटॉप पर टाइप करने की आवाज सुनाई दी। देवराज डाइनिंग टेबल पर बैठा था, उसकी पूरी एकाग्रता स्क्रीन पर थी। उसे इस घर में देखना जो उसका होकर भी पराया सा था, मेरे दिल में एक दर्द भर गया। शुभ प्रभात, मैंने धीरे से कहा। देवराज ने एक पल के लिए सिर उठाया, फिर वापस स्क्रीन पर देखने लगा। प्रभात, तुम जल्दी उठ गए। मैंने सहज बनने की कोशिश की। क्या तुम कॉफी पीना चाहोगे? मैंने बना ली है। कॉफी का जग आधा खाली था। मैंने अपने लिए 1 कप कॉफी निकाली। मैंने गौर किया कि देवराज ने उस मशीन का इस्तेमाल किया था जो मैंने उसके जाने के बाद अपने व्यापार की कमाई से खरीदी थी, एक छोटी सी विलासिता जो मैंने खुद को दी थी। श्रीमती सहाय कहाँ हैं?
देवराज ने अचानक पूछा। आमतौर पर वो अब तक नाश्ता तैयार कर लेती थीं। मैं कॉफी का घूंट भरते हुए ठिठक गई। मैंने उन्हें हटा दिया है, मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। करीब 1 महीने पहले। देवराज ने लैपटॉप से नजर हटाकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास था। तुमने हमारे घर की देखरेख करने वाली को हटा दिया? मुझसे पूछे बिना? तुम यहां मशवरा करने के लिए मौजूद नहीं थे, मैंने अपनी निडरता पर खुद हैरान होते हुए कहा। और हां, मैंने उन्हें हटा दिया। तब से मैं खुद घर संभाल रही हूं। देवराज के जबड़े सख्त हो गए। श्रीमती सहाय सालों से मेरे परिवार के लिए काम कर रही थीं। मेरी मां को यह जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है, मैंने फ्रिज की ओर बढ़ते हुए कहा। क्या तुम नाश्ता करना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए मीठा टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट बना सकती हूं। लगा जैसे वो श्रीमती सहाय के बारे में और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर उसने बस रूखा सा सिर हिला दिया। ठीक है। मैं नाश्ता बनाने में जुट गई। अंडों को फेंटना, उसमें दालचीनी और वनीला मिलाना, ये छोटी छोटी चीजें साधारण नाश्ते को खास बना देती थीं। जब मैं तवे पर ब्रेड डाल रही थी, मुझे महसूस हुआ कि देवराज की नजरें मुझ पर जमी हुई हैं। तुमने उन्हें काम से क्यों निकाला? उसने कुछ देर बाद पूछा। मैंने तवे पर ब्रेड के सिकने की आवाज पर ध्यान देते हुए कहा। उनका व्यवहार और काम का तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं था। वे वेल्स परिवार की 2 पीढ़ियों के लिए बिल्कुल सही थीं, देवराज ने पलटकर कहा। मैंने टोस्ट को पलटा, शायद जरूरत से ज्यादा जोर लगाकर। खैर, वे मेरे लिए सही नहीं थीं। जब कुछ मिनटों बाद मैंने प्लेट देवराज के सामने रखी, तो उसने उस साधारण नाश्ते को देखकर नाक भौं से कोड़ी। सिर्फ इतना ही? बस टोस्ट? तभी मेरे भीतर जैसे कुछ टूट गया। तुम्हें पसंद आए या ना आए, ये शब्द मेरे मुंह से निकलने से पहले मैं खुद को रोक नहीं पाई। वही जुमला जो उसने कल रात मुझ पर इस्तेमाल किया था। मैं अपनी इस हिम्मत पर खुद दंग रह गई। देवराज भी उतना ही हैरान दिखा। उसका कांटा मुंह के पास ही रुक गया। मुझे लगा वो पलटकर कोई कड़वा जवाब देगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने चुपचाप टोस्ट का एक टुकड़ा खाया। उसके चेहरे के भाव पढ़ पाना मुश्किल था। तभी सोफे के पीछे से कुछ सरसराहट हुई। देवराज का सिर झटके से ऊपर उठा। वो क्या था? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, सुनहरे बालों वाला एक नन्हा शिकारी कुत्ता, गोल्डन रिट्रीवर पिल्ला, दौड़ता हुआ कमरे में आ गया। अध्याय 8। अव्या की जुबानी। वो पिल्ला लकड़ी के फर्श पर अपने नन्हे पंजों को फिसलाता हुआ पूरी ऊर्जा के साथ मेरी ओर दौड़ पड़ा। ये सब क्या है? देवराज ने हाथ से कांटा फोर्क पटकते हुए कहा। ये कहां से आया? मैंने झुककर उस पिल्ले को गोद में उठा लिया, जिसने तुरंत मेरा चेहरा चाटना शुरू कर दिया। उसकी छोटी सी गुलाबी जीभ मेरी गालों पर फिरते ही मेरी हंसी छूट गई। इसका नाम सूरज है, मैंने अपनी आवाज में एक बचाव का लहजा लाते हुए कहा। यह मुझे पिछले हफ्ते मिला था। मैं फर्श पर बैठ गई और उसे अपनी गोद में खेलने दिया। वो खुशी से अपनी पूंछ फर्श पर पटक रहा था और पेट सहलाने के लिए उल्टा लेट गया। उसके मुलायम बालों को सहलाते हुए मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, जबकि वो अपने नन्हे पंजों से मेरे हाथों के साथ खेल रहा था। देवराज के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। कहां से मिला? ठीक ठीक बताओ। न्यूबरी स्ट्रीट पर मेरी दुकान के बाहर, मैंने उसे सहलाते हुए समझाया। बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो दरवाजे के कोने में दुबक कर पूरी तरह भीगा हुआ कांप रहा था। मैं उसे वहां मरता हुआ नहीं छोड़ सकती थी। तो तुम एक सड़क के कुत्ते को हमारे घर में उठा लाई? देवराज की आवाज ठंडी थी। बोस्टन में ऐसी स्थितियों के लिए जानवरों के बहुत से आश्रय स्थल, शेल्टर्स हैं। वो अब आवारा नहीं है, मैंने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। उसका पूरा इलाज और टीकाकरण हो चुका है। अचानक देवराज को छींक आई और उसकी झुंझलाहट अब घबराहट में बदल गई। मुझे कुत्तों से एलर्जी है। तुम्हें यह पता है? तुम्हें बहुत मामूली एलर्जी है, मैंने उसे सुधारा। और वैसे भी तुम यहां रहते ही कब हो? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे पछतावा हुआ। उसकी अनुपस्थिति की याद दिलाकर मैं अपना पक्ष मजबूत नहीं कर रही थी। बात वो नहीं है, वो मेज से खड़ा होते हुए बोला। तुम घर में जानवर लाने जैसे बड़े फैसले अकेले नहीं ले सकती। हमारा घर? मैंने पिल्ले को नीचे रखते हुए दोहराया। देवराज, बहुत लंबे समय से ये हमारा घर नहीं रहा है। ये मेरा घर रहा है, जहां मैं अकेली रहती हूं और तुम विदेश में अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हो। देवराज की आंखों में गुस्सा चमक उठा। इतनी कड़वी बातें मत करो अव्या, यह तुम पर शोभा नहीं देता। और तुम ये नाटक मत करो कि तुम्हें इस घर की फिक्र है, जबकि तुम 2 साल से गायब थे, मैंने पलटकर जवाब दिया। सूरज यहीं रहेगा। जब तक मैं यहां हूं वो भी यहीं रहेगा। देवराज मेरे करीब आया। उसका लंबा कद मुझे अपनी गर्दन पीछे झुकाकर आंखें मिलाने पर मजबूर कर रहा था। तो अब तुम मुझे धमकियां दे रही हो? यह कुछ नया है?
नहीं, मैंने शांति से कहा। मैं बस अपनी सीमाएं तय कर रही हूं। यह काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। एक पल के लिए हम दोनों में से कोई नहीं बोला। तनाव को महसूस करते हुए सूरज मेरे पैरों के पास धीरे से रोने लगा। आखिरकार देवराज पीछे हटा और अपनी टाई ठीक करने लगा। मुझे अपनी बैठक के लिए निकलना है, उसने नियंत्रित आवाज में कहा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बात करने जैसा कुछ बचा ही नहीं है, मैंने दोबारा सूरज को गोद में उठाते हुए कहा। देवराज ने अपना लैपटॉप और बैग उठाया। जब मैं बाहर था तुम काफी बदल गई हो अव्या। मुझे नहीं पता कि मुझे ये बदलाव पसंद आ रहा है या नहीं। मैंने अपनी कमर सीधी की और एक भौं चढ़ाकर उसे चुनौती दी। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी पसंद की परवाह है? देवराज ने एक पल के लिए मुझे देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और फिर बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर मुड़ गया। मैं सूरज को गोद में लेकर उसके पीछे चली ताकि उसके जाने के बाद मैं पिल्ले को सैर पर ले जा सकूं। मैंने उसे नीचे रखा और अपने जूते पहनने के लिए झुकी। जब मैं सीधी हुई तो मैंने देखा कि देवराज मुझे एकटक देख रहा था। उसकी नजरों में एक साफ खिंचाव और दिलचस्पी थी। जैसे ही हमारी आंखें मिली उसने तुरंत नजर फेर ली और तेजी से दरवाजे का कुंडा खोला। उसके बाहर जाते ही और दरवाजा बंद होते ही मैं अपनी दबी हुई हंसी नहीं रोक पाई। मैंने वो नजर देख ली थी, वही नजर जिसे वो हमेशा छिपाने की कोशिश करता है। मुझे शुरू से ही पता था देवराज वेल्स शायद मेरे दिल को ठुकरा दे, पर वो मेरे आकर्षण को पूरी तरह कभी नहीं ठुकरा पाएगा। ये एक छोटी सी जीत थी जिसे मैं महसूस कर सकती थी। अध्याय 9। अव्या की जुबानी। ऋतुराज वाटिका में आज की सुबह बहुत गहमा गहमी भरी थी। मुझे बोस्टन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के चैरिटी गाला के लिए फूलों की सजावट का काम आखिरी वक्त पर मिला था। ये एक बहुत बड़ा आयोजन था जो मेरी दुकान को एक नई पहचान दिला सकता था। जैसे ही मैं गाला के लिए रेखाचित्र स्केचेस बना रही थी, दुकान के दरवाजे पर लगी घंटी बार बार बज रही थी और ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ था। एक घबराया हुआ युवक अपनी पहली डेट के लिए गुलाब चुन रहा था। एक बुजुर्ग सज्जन अपनी पत्नी के लिए साप्ताहिक गुलदस्ता खरीद रहे थे। ये एक परंपरा थी जिसे वे पिछले 50 वर्षों से हर गुरुवार निभा रहे थे। एक व्यस्त अधिकारी अपनी शादी की सालगिरह के लिए आखिरी मिनट पर फूलों का इंतजाम करने आया और जब मैंने चंद मिनटों में एक सुंदर गुलदस्ता तैयार कर दिया तो उसकी आंखों में राहत साफ दिख रही थी। ग्राहकों के बीच बीच में मैं हॉलैंड से आए ताज़ा फूलों की खेप को संभाल रही थी। उनकी पंखुड़ियां अभी बंद थीं, पर उनके खिलने का इंतजार सुखद था। मेरी सहायक एक होने वाली दुल्हन को सर्दियों की शादी के लिए फूल चुनने में मदद कर रही थी, जबकि मैं एक नियमित ग्राहक के दफ्तर के लिए ऑर्किड सजा रही थी। दोपहर के 2 बज चुके थे और मुझे एहसास हुआ कि मैंने नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया है। एक हाथ से सैंडविच खाते हुए मैं दूसरे हाथ से ईमेल पर आए ऑर्डर देख रही थी। सूरज मेरा पिल्ला काउंटर के पीछे अपने छोटे से बिस्तर पर मजे से सो रहा था, कभी कभी जागकर उत्सुक आंखों से ग्राहकों को देखता। जैसे ही मैंने अगले साल की एक शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया, मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर मेरी सास कैथरीन वेल्स का नाम चमक रहा था, जिसे देखकर मेरे पेट में घबराहट की एक लहर दौड़ गई। वो तब तक फोन नहीं करती थी जब तक कि कोई बात ना हो या उन्हें मुझसे कुछ काम ना हो। नमस्ते कैथरीन, मैंने अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए कहा। अव्या, उनका लहजा हमेशा की तरह ठंडा था। मैं चाहती हूं कि तुम आज शाम घर आओ। हमें एक जरूरी विषय पर बात करनी है। कोई हालचाल नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, बिल्कुल कैथरीन का अंदाज। मैं आज सिम्फनी गाला के काम में बहुत व्यस्त हूं, मैंने समझाया। और दुकान बंद करने के बाद मेरा ओजस्वनी के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, उन्होंने ऐसे लहजे में जवाब दिया जिससे साफ था कि वो पूछ नहीं रही थी बल्कि हुक्म दे रही थी। ठीक 6 बजे। तुम्हारे पास अपनी सामाजिक मुलाकातों के लिए काफी समय बचेगा। मेरे कुछ बोलने से पहले ही फोन कट गया। मैंने फोन को देखते हुए महसूस किया कि मेरे पेट में वही पुरानी गांठ फिर से बन रही है। वेल्स हवेली जाना मेरे लिए कभी सुखद नहीं रहा। 13 साल की उम्र से शादी होने तक वहां रहने के बावजूद मुझे हमेशा लगा कि मैं उनकी दुनिया में एक घुसपैठिया हूं। जब से मेरा और देवराज का अपना घर हुआ था, मैं उस हवेली में जाने से बचती थी। मैंने ओजस्वनी को फोन किया पर उसका फोन नहीं लगा। कैथरीन ने मुझे वेल्स किले में बुलाया है। मैंने बीप के बाद संदेश छोड़ा। अगर 7 बजे तक मेरा फोन ना आए तो मुझे खोजने के लिए किसी को भेजना, या बेहतर होगा कि किसी अच्छे वकील को भेज देना। वेल्स हवेली बोस्टन की पुरानी रईसी का एक प्रतीक थी, 5 मंजिला इमारत जिसके बगीचे हमेशा सजे रहते थे। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मैंने एक लंबी सांस ली और खुद को अंदर होने वाली चर्चा के लिए तैयार किया। कैथरीन ने बैठक सिटिंग रूम में मेरा स्वागत किया। वह क्रीम रंग के रेशमी सूट में बेहद प्रभावशाली लग रही थीं। मेरे अंदर आने पर वो उठी नहीं, बस सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया।
तुम देर से आई हो, उन्होंने टोका, जबकि मेरी घड़ी में ठीक 6 बज रहे थे। मैं सीधे दुकान से आई हूं, मैंने बैठते हुए कहा। आप किस बारे में बात करना चाहती थीं? कैथरीन ने एक पल के लिए मुझे गौर से देखा। श्रीमती सहाय ने कल मुझे फोन किया था। बेशक, मुझे पता था कि यही होने वाला है। जी, मुझे अंदाजा था। वो बहुत दुखी थीं, कैथरीन ने बात जारी रखी। हमारे परिवार की 15 सालों तक वफादारी से सेवा करने के बाद उन्हें बिना किसी चेतावनी या कारण के निकाल दिया गया। मैंने अपनी सास की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मेरे पास ऐसा करने की ठोस वजह थी। क्या वजह थी? मैं हिचकिचाई। 1 महीने पहले की यादें ताज़ा हो गईं। मैंने अनजाने में श्रीमती सहाय को फोन पर अपनी सहेली से बात करते सुना था। उन्हें पता नहीं था कि मैं घर में ही हूं। देवराज तो विदेश में लड़कियों के पीछे भाग रहा है, उन्होंने कहा था। बेचारी अव्या सिर्फ समझौते के लिए शादी की और इतनी नादान है कि देख भी नहीं पाती। सबको पता है कि उस पर इस शादी के लिए दबाव डाला गया था। ये सब बस एक दिखावा है। उन शब्दों ने मुझे बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी, इसलिए नहीं कि वे झूठ थे, बल्कि इसलिए कि वे वही कड़वे सच थे जिन्हें मैं नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस कर्मचारी के साथ मैं रहती थी और जिस पर भरोसा करती थी, वो मुझे ऐसी दया और हिकारत की नजर से देखती थी। अध्याय 10। अव्या की जुबानी। मैंने उन्हें अपने वैवाहिक जीवन के बारे में अभद्र बातें करते सुना था। मैंने कैथरीन को बताया, अपनी बात को थोड़ा घुमाते हुए। उन्होंने अपनी मर्यादा लांघी थी। कैथरीन के नाखून कुर्सी के हत्थे पर बज रहे थे। घर के नौकर गपशप करते ही हैं अव्या, यह उनका स्वभाव है। तुम्हारे जैसी स्थिति वाली महिला को इन छोटी छोटी बातों से ऊपर होना चाहिए। तुम्हारे जैसी स्थिति वाली महिला, ये शब्द चुभ रहे थे। इतने सालों बाद भी कैथरीन मुझे उसी अनाथ बच्ची के रूप में देखती थी जिसे उनके परिवार ने उदारता दिखाते हुए सहारा दिया था। मैं कभी उनके लिए उनकी अपनी नहीं बन पाई। मेरी स्थिति वाली महिला अपने घर में सम्मान की हकदार है, मैंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया। कैथरीन की आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। यह बात सिर्फ श्रीमती सहाय के बारे में नहीं है ना? देवराज ने जिक्र किया था कि उसकी अनुपस्थिति में तुम काफी मुखर और जिद्दी हो गई हो। मुझे हंसी आ गई। देवराज और मेरे बीच वापसी के बाद से अब तक मुश्किल से 10 वाक्य भी नहीं हुए थे, फिर भी उसके पास अपनी मां से मेरी शिकायत करने का समय था। शायद मैं अपनी ही शादी में एक फालतू की चीज की तरह समझे जाने से थक गई हूं। देवराज के साथ तुम्हारे समझौते की शर्तें हमेशा से साफ थीं। कैथरीन की आवाज और सख्त हो गई। 3 साल, जब तुमने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया था तब यही तय हुआ था। मैं शर्तों से अच्छी तरह वाकिफ हूं, मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। हमारी शादी की एक समाप्ति तिथि, एक्सपायरी डेट है। ये याद दिलाए जाने पर हमेशा चोट पहुंचती थी। यह है याद दिलाना कि यह प्यार का मिलन नहीं बल्कि एक व्यावसायिक सौदा था। कैथरीन थोड़ा आगे झुकी। क्या तुमने देवराज से तलाक की बात की है? क्या इसीलिए वो कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है? उनके सवाल के सीधेपन ने मुझे चौंका दिया। उनके लहजे में एक अजीब सी उत्सुकता थी। वो भी इस शादी को उतनी ही जल्दी खत्म करना चाहती थी जितना कि देवराज। नहीं, मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, हमने अभी इस बारे में बात नहीं की है। अच्छा। कैथरीन वापस अपनी जगह पर बैठ गईं। उनके चेहरे पर पल भर के लिए निराशा दिखी, फिर उन्होंने वापस वही मुखौटा ओढ़ लिया। खैर, 3 साल पूरे होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम समझौते का सम्मान करोगी। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक चेतावनी थी। शायद ये कि समय आने पर मुझसे बिना शोर मचाए चले जाने की उम्मीद की जा रही है। शादी से पहले हुए समझौते प्रीनप के हिसाब से मुझे कुछ पैसे मिलते, पर मैं फिर से वही बन जाती जो उनकी नजरों में हमेशा थी, एक बाहरी व्यक्ति जिसने थोड़े समय के लिए उनकी दुनिया में जगह ली थी। क्या आप कुछ और बात करना चाहती हैं? मैंने खड़े होते हुए पूछा। मैं अब 1 मिनट भी उनके सामने नहीं बैठ सकती थी। उन्हें अपने बेटे की जिंदगी से मुझे बाहर निकालने की योजना बनाते हुए नहीं देख सकती थी। कैथरीन ने मुझे देर तक देखा। तुम बदल गई हो अव्या। ऐसा लगता है कि दूरियों के बावजूद तुम पर और देवराज पर लंदन का काफी असर पड़ा है। मैंने उनके इस भ्रम को सुधारने की कोशिश नहीं की कि मैं कभी लंदन गई भी थी। उन्हें जो मानना है मानने दें। लोग बदलते हैं कैथरीन, यहां तक कि हम जैसे लोग भी जो रईसी में पैदा नहीं हुए। जैसे ही मैंने अपना पर्स उठाया और मुड़ी, कमरे का दरवाजा खुला। देवराज अपने पिता जनार्दन वेल्स के साथ अंदर आया। दोनों ने महंगे सूट पहने थे और किसी व्यापारिक बैठक से सीधे आ रहे थे। उन्हें अचानक देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। देवराज की आंखें मेरी आंखों से मिलीं और फिर तुरंत हट गईं। जनार्दन जी ने एक औपचारिक मुस्कान दी जो उनकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। अव्या, उन्होंने सचमुच हैरान होते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम आई हो।
इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? उस साधारण से सवाल ने माहौल को बोझिल कर दिया। मुझे अपनी पीठ पर कैथरीन की तीखी नजरें और सामने देवराज की बेरुखी महसूस हो रही थी। वेल्स परिवार के 3 सदस्य मुझे अपनी मौजूदगी से घेर रहे थे। अध्याय 11। अव्या की जुबानी। अव्या, जनार्दन जी ने अपनी बात दोहराई। उनकी आवाज में वही मंजी हुई गर्माहट थी जो वे परिवार के बजाय अपने व्यापारिक सहयोगियों के लिए सुरक्षित रखते थे। मुझे नहीं पता था कि तुम यहां आई हो। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? उनका सवाल हवा में तैर रहा था। मुझे अपनी पीठ पर कैथरीन की तीखी नजरें और सामने देवराज की जानबूझकर ओढ़ी गई बेरुखी महसूस हो रही थी। वेल्स परिवार के 3 सदस्यों ने मुझे अपनी मौजूदगी से जैसे एक अदृश्य घेरे में कैद कर लिया था। सत्ता का एक ऐसा त्रिकोण जो मुझे चारों ओर से दबा रहा था। मैं बस निकल ही रही थी, मैंने किसी तरह कहा। मेरी आवाज मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्थिर थी। कैथरीन और मेरी बात पूरी हो गई है। जनार्दन जी की भौहें थोड़ी उठीं और उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा। बात किस बारे में? इससे पहले कि कैथरीन जवाब दे पाती, परिवार के पुराने वफादार सेवक काका दरवाजे पर प्रकट हुए। मालकिन, रात का खाना लग गया है, उन्होंने पूरी औपचारिकता के साथ घोषणा की। कैथरीन अपनी जगह से बड़ी शालीनता के साथ उठी। बिल्कुल सही समय है। अव्या, तुम भी हमारे साथ भोजन करोगी, जाहिर है। ये कोई सवाल नहीं था। देवराज के साथ 3 साल की शादी ने मुझे ये सिखा दिया था कि वेल्स परिवार के निमंत्रण वैकल्पिक नहीं होते। फिर भी मैं झिझकी। मेरा ओजस्विनी के साथ। मैं जोर दे रही हूं, कैथरीन ने मेरी बात काटते हुए कहा। उनकी मुस्कान उनकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। हमें बहुत सी बातें करनी है, खासकर अब जब देवराज घर आ गया है। देवराज, जो कमरे में आने के बाद से खामोश था, उसने आखिरकार सीधे मेरी ओर देखा। उसके चेहरे के भाव पढ़ पाना नामुमकिन था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे विरोध को मेरे होठों पर ही दम तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। शुक्रिया, मैंने खुद को फंसा हुआ महसूस करते हुए हार मान ली। मुझे रुककर खुशी होगी। कैथरीन की मुस्कान संतुष्टि से और चौड़ी हो गई। बहुत अच्छे। जनार्दन, क्यों ना आप देवराज को पुस्तकालय में वो नई कलाकृति दिखाएं? तब तक अव्या खाने के इंतजाम देखने में मेरी मदद कर देगी। मैं इस चाल को अच्छी तरह जानती थी, कैथरीन का हमें अलग करने का तरीका, ताकि वो अकेले में अपने निर्देश दे सकें। जैसे ही जनार्दन जी और देवराज गलियारे में ओझल हुए, कैथरीन की आंखों में ठंडक उतर आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज रात खाने पर रुकोगी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। लेकिन अब जब तुम यहां हो तो याद रखना कि देवराज अभी अभी विदेश से लौटा है। बातचीत को सुखद रखना और किसी भी विवादास्पद विषय को मत छेड़ना। चेतावनी साफ थी, तलाक का जिक्र मत करना, देवराज को चुनौती मत देना और परेशानी खड़ी मत करना। वही आज्ञाकारी और शुक्रगुजार अव्या बनी रहना जिसकी वे उम्मीद करते थे। मैं समझ गई, मैंने चेहरा भावहीन रखते हुए जवाब दिया। बहुत अच्छा। कैथरीन ने सिर हिलाया और डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ गईं। जाते जाते उन्होंने कटाक्ष किया। आज रात श्रीमती सहाय की कमी बहुत खलेगी, पर मुझे लगता है हम उनके बिना भी काम चला लेंगे। वो वार जानबूझकर किया गया था ताकि मुझे मेरी गलती याद दिलाई जा सके। मैं खामोशी से कैथरीन के पीछे चल दी, खुद को उस तनावपूर्ण शाम के लिए तैयार करते हुए। कैथरीन ने मुझे पुस्तकालय में इंतजार करने को कहा। वेल्स परिवार का पुस्तकालय बहुत ही भव्य था। 2 मंजिला ऊंची अलमारियां, पुरानी किताबों और महंगे इत्र की महक। जनार्दन जी वहां से जा चुके थे, पर देवराज अब भी वहीं था, खिड़की के पास मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि चुपचाप बाहर निकल जाऊं, पर बिना मुड़े ही देवराज बोल पड़ा। तुम यहां क्यों हो? उसकी आवाज ठंडी और बेरुखी से भरी थी। मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें आज रात के पारिवारिक भोज के बारे में बताया था। मैं और तनकर खड़ी हो गई। तुम्हारी मां ने मुझे आज दोपहर फोन किया था। वो श्रीमती सहाय के बारे में बात करना चाहती थी। अब वो मुड़ा, उसकी एक भौं उठी हुई थी। अच्छा, तो ये सब उस बारे में है। वो काम वाली जिसे तुमने मुझसे पूछे बिना निकाल दिया। मुझे नहीं पता था कि घर के कर्मचारी संभालने के लिए मुझे तुम्हारी अनुमति की जरूरत है। मैंने अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए जवाब दिया। खासकर तब जब तुम पिछले 2 सालों से गायब थे। देवराज चलकर मेरे करीब आया, इतना करीब कि मैं उसके इत्र की महक महसूस कर सकती थी, वही लकड़ी और नींबू जैसी खुशबू जो वो कॉलेज के दिनों से लगा रहा था। और इस बारे में मेरी मां का क्या कहना था? वो काफी नाराज थीं। जाहिर है श्रीमती सहाय ने शिकायत करने के लिए सीधे उन्हें फोन किया था। अध्याय 12। अव्या की जुबानी। देवराज बिना किसी हंसी के ठिठोली भरे लहजे में हंसा। बेशक उसने ऐसा ही किया होगा। वेल्स परिवार के कर्मचारी हमेशा से किसी और के मुकाबले मेरे माता पिता के प्रति ज्यादा वफादार रहे हैं। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी।
तो श्रीमती सहाय ने ऐसा क्या भयानक अपराध कर दिया था कि उन्हें सीधे निकाल दिया गया? मैं हिचकिचाई। मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि उस कामवाली की गपशप ने मुझे कितना गहरा जख्म दिया है। उन्होंने अपनी मर्यादा लांघी थी। तुम्हारे लिए बस इतना जानना काफी है। मर्यादा लांघी थी, उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए दोहराया। खैर, मुझे नहीं लगता कि अब इससे कोई फर्क पड़ता है। मुझे यकीन है कि मां ने उन्हें वापस काम पर रख लिया होगा। जिस वक्त उन्होंने तुम्हें यहां बुलाया, शायद उसी वक्त श्रीमती सहाय ने अपनी दूसरी चाबी से हमारे घर का दरवाजा खोलकर सफाई भी शुरू कर दी होगी। वेल्स परिवार के नौकरों की नौकरी इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने परिवार के किस सदस्य से आखिरी बार बात की है। उसकी बातें कड़वे सच की तरह चुभ रही थीं। वेल्स परिवार में मेरा कभी कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। यहां तक कि हमारे अपने घर में भी कर्मचारी मुझे शायद एक अस्थायी मेहमान की तरह देखते थे, ठीक वैसे ही जैसे देवराज की पत्नी के रूप में मेरी हैसियत थी। देवराज थोड़ा और करीब आया, उसकी नजरें मेरे गले पर टिक गईं। तुमने अभी भी इसे पहन रखा है? मेरा हाथ अनजाने में उस चांदी के सितारे वाले लॉकेट की ओर बढ़ गया, वो शादी का उपहार जो उसने मुझे 3 साल पहले दिया था। छोटा सा सितारा एक नाजुक जंजीर से लटका हुआ पुस्तकालय की रोशनी में चमक रहा था। हाँ, मैंने सादगी से जवाब दिया। समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहूं। देवराज की उंगलियां आगे बढ़ीं और उन्होंने धीरे से उस लॉकेट को छुआ जहां वो मेरी त्वचा से सटा हुआ था। वो इतना करीब आ गया कि उसका शरीर लगभग मुझसे सट गया था। उसकी उंगलियों के पोरों ने मेरी हंसली कॉलर बोन को छुआ, जिससे मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। जब उसने एक गहरी सांस ली तो मैं अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकती थी। तुम्हारी महक बदल गई है, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज में वो भारीपन था जो मैंने बहुत कम सुना था। ये इत्र है या फूल? मैं पत्थर सी हो गई, उसकी इस अचानक बड़ी नजदीकी से हैरान। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका चेहरा मेरी गर्दन से बस कुछ ही इंच दूर था और उसकी उंगलियां अब भी मेरी त्वचा पर टिकी थीं। फूल! मैं उसकी इस हिम्मत से घबराकर हकलाने लगी। दुकान में रखे चमेली और लिली के फूल, उनकी खुशबू हर चीज में बस जाती है। देवराज की आंखें गहरी हो गईं और वो लॉकेट से खेलता रहा। तुम्हें पता है ना कि इसे चुनने में मैंने सिर्फ 10 मिनट लगाए थे, उसने धीमी आवाज में कहा। एक टाई चुनने में भी मुझे इससे ज्यादा समय लगता है। उसके शब्दों की क्रूरता उस पल की रोमानियत के बिल्कुल विपरीत थी, जिससे वे और भी ज्यादा चुभ रहे थे। मैंने इस लॉकेट को 3 साल तक हर दिन एक बेशकीमती चीज समझकर पहना था। ये जानना कि इसे इतनी लापरवाही से चुना गया था, अपमानजनक था। मुझे सितारे पसंद हैं, मैंने उसकी नजदीकी से पैदा हुई बेचैनी के बावजूद अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए जवाब दिया। हमेशा से पसंद रहे हैं। देवराज की आंखों में कुछ पल के लिए शायद पछतावा दिखा, पर वो तुरंत गायब हो गया। वो अब भी मेरे बहुत करीब था। खाना तैयार होगा, मैंने उसके स्पर्श से पीछे हटते हुए कहा। हमें तुम्हारे माता पिता को इंतजार नहीं कराना चाहिए। देवराज ने मुझे देर तक देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हाँ, वो आखिरकार मान गया। हमें नहीं कराना चाहिए। जैसे ही मैं पुस्तकालय से बाहर निकलने के लिए मुड़ी, मुझे महसूस हुआ कि उसकी नजरें मेरा पीछा कर रही हैं। मैं सोच रही थी कि वो क्या सोच रहा होगा। क्या वो भी अपनी मां की तरह हमारे समझौते के खत्म होने के दिन गिन रहा है? अध्याय 13। अव्या की जुबानी। वेल्स परिवार का डाइनिंग रूम पुरानी रईसी का एक नमूना था। महोगनी की लकड़ी की एक विशाल मेज जिस पर 20 लोग बैठ सकते थे, झूमरों की रोशनी में चमकते चांदी के बर्तन और दीवारों पर सजे उनके पूर्वजों के तेल चित्र। आज रात मेज सिर्फ हम 4 लोगों के लिए सजी थी। देवराज और मैं एक तरफ बैठे थे, जबकि कैथरीन और जनार्दन जी हमारे ठीक सामने। मैं देवराज के बगल में बैठ गई, पर मेरा पूरा ध्यान सामने बैठे जनार्दन जी पर था। सालों तक उनके घर में रहने के बावजूद देवराज के पिता से मुझे हमेशा डर लगता था। वेल्स इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष होने के नाते जनार्दन वेल्स जहां भी जाते थे अपना दबदबा कायम रखते थे। उनके सफेद बाल और पारखी नजरें उन्हें एक ऐसा अधिकार देती थीं कि मैं अनजाने में ही तनकर बैठ गई। नमस्ते मिस्टर वेल्स, मैंने शिष्टाचार के साथ कहा। कानूनी रिश्ता होने के बावजूद मैंने उन्हें कभी पिताजी नहीं कहा था। मेरी इस औपचारिकता पर कैथरीन के चेहरे पर शिकन आई, पर मैंने उसे अनदेखा कर दिया। मैंने उन्हें कभी मां या पापा कहने की हिम्मत नहीं की थी, और न ही उन्होंने कभी ऐसा हक दिया था। उनके लिए मैं हमेशा वही अनाथ बच्ची थी जिसे उन्होंने सहारा दिया था, उनके जीवन की एक अस्थायी सदस्य, न कि परिवार। पहला व्यंजन आया, कद्दू का सूप। मैंने बमुश्किल उसका स्वाद चखा होगा कि कैथरीन ने देवराज से पूछताछ शुरू कर दी। लंदन कैसा रहा बेटा? 2 साल घर से दूर रहना बहुत लंबा समय होता है, उन्होंने उसी ममता भरी आवाज में पूछा जो मेरे लिए कभी नहीं होती थी। काम अच्छा रहा, देवराज ने सूप का घूंट लेते हुए संक्षिप्त जवाब दिया।
हमारी कंपनी ने यूरोपीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। और वहां का मौसम? मुझे बोस्टन के मुकाबले लंदन की सर्दियां हमेशा बहुत उदास लगती हैं, कैथरीन ने बात जारी रखी। लगभग वैसा ही, देवराज ने कंधे उचकाते हुए कहा। धुंधला और गीला। उसके छोटे जवाबों से कैथरीन थोड़ी असहज दिखी। तुम दुबले हो गए हो, क्या वहां ठीक से खाना पीना कर रहे हो? मैं इस बातचीत को बड़े कौतूहल से देख रही थी। एकांत में जिस देवराज को मैं जानती थी वो काफी स्पष्टवादी और तेज था, पर अपनी मां के सामने वो बहुत कम बोलता था, मानो शब्दों की बचत करना ही उसका विरोध करने का तरीका हो। अव्या, जनार्दन जी की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। तुम्हारी दुकान ऋतुराज वाटिका कैसी चल रही है? सुना है तुम सिम्फनी गाला के लिए फूलों की सजावट कर रही हो। उनकी दिलचस्पी पर हैरान होते हुए मैंने सिर हिलाया। जी, उन्होंने पिछले हफ्ते मुझसे संपर्क किया था। यह एक बहुत बड़ा अवसर है। व्यापार के लिहाज से समझदारी भरा कदम है, जनार्दन जी ने टिप्पणी की। सांस्कृतिक संस्थान बहुत अच्छे ग्राहक होते हैं, लगातार ऑर्डर मिलते हैं और बड़े लोगों से मेलजोल बढ़ता है। उनका आंकलन पूरी तरह से व्यावहारिक था। वे फूलों के प्रति मेरे जुनून को केवल मुनाफे और व्यापार के चश्मे से देख रहे थे। फिर भी उनकी ये बात उस बेरुखी से बेहतर थी जो मुझे अक्सर उनसे मिलती थी। मैं अगले महीने बोस्टन कला संग्रहालय के साथ भी एक विशेष प्रदर्शनी पर काम कर रही हूं, मैंने अपनी उपलब्धियों को जाहिर करने की एक अनचाही इच्छा के साथ कहा। ओ, कैथरीन का ध्यान अब मेरी तरफ था। मुझे नहीं पता था कि संग्रहालय में भी तुम्हारी जान पहचान है। उनका इशारा साफ था। मेरे जैसा इंसान, जिसका वेल्स परिवार जैसा सामाजिक रुतबा नहीं है, इतना बड़ा ग्राहक कैसे बना सकता है? वो हमेशा उन फूलों में ही खोई रहती है, देवराज ने अपनी मछली काटते हुए रूखेपन से कहा। शायद लोगों से ज्यादा वो पौधों के साथ वक्त बिताती है। उसके तिरस्कार भरे लहजे ने मुझे चोट पहुंचाई। साफ था कि उसे पिछले 2 सालों में मेरे संघर्ष और सफलता के बारे में कुछ नहीं पता था। उसकी बात मेरा बचाव नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आलोचना थी जिसमें बेरुखी लिपटी हुई थी। कैथरीन देवराज के जवाब से संतुष्ट दिखीं। हाँ, मुझे लगता है अव्या को हमेशा से अकेले रहने वाले काम ही पसंद रहे हैं। बातचीत दूसरे विषयों पर चली गई। बैंक के लिए जनार्दन जी का नया सौदा, कैथरीन के चैरिटी फाउंडेशन का काम और शहर का वित्तीय बाजार। मैं ज्यादातर खामोश रही। मुख्य भोजन मेन कोर्स के बीच में, जिसमें वही मछली और चटनी थी जिसे मैंने देवराज के लिए बड़े चाव से बनाया था, कैथरीन ने अपना गला साफ किया और हम दोनों की ओर देखा। मैं बस यही सोच रही थी, उन्होंने इस अंदाज में बात शुरू की जिससे लगा कि उन्होंने ये पल पहले से तय कर रखा था। तुम दोनों की शादी को अब करीब 3 साल होने वाले हैं। हमारा समझौता जल्द ही पूरा होने वाला है। अध्याय 14। अव्या की जुबानी। मेज पर सन्नाटा छा गया। देवराज का कांटा उसके मुंह के पास ही रुक गया। मां, उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा। क्या? कैथरीन ने बड़ी मासूमियत से हम दोनों की ओर देखा। मैं तो बस एक हकीकत बयान कर रही हूं। 3 साल की समय सीमा पर सबने सहमति जताई थी। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। यह इस बारे में बात करने का सही समय नहीं है, देवराज ने जबड़े भींचते हुए कहा। मैं इससे सहमत नहीं हूं, कैथरीन ने सहजता से जवाब दिया। सिर्फ 2 महीने बचे हैं तो इस बारे में खुलकर बात करना ही समझदारी है। तुम्हारे पिता और मैं बस इतना चाहते हैं कि सब कुछ शांति और आपसी सहमति से हो जाए। मैं अपनी प्लेट को एकटक देखती रही। मुझे महसूस हो रहा था कि तीनों की नजरें मुझ पर टिकी हैं। प्लेट में रखी मछली अचानक बेस्वाद लगने लगी थी। मुझे यकीन है कि अव्या इस समझौते को समझती है, कैथरीन ने बात जारी रखी। आखिरकार शुरुआत से ही सारी शर्तें एकदम साफ थीं। मां, पिताजी, देवराज ने बड़े सधे हुए अंदाज में अपने कांटे और छुरी मेज पर रख दिए, हालांकि उसके कंधों पर तनाव साफ दिख रहा था। मैं बड़ा हो गया हूं। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता हूं, जिसमें मेरी शादी भी शामिल है। आप दोनों को समय सीमा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे एक नजर देखा। उसके जवाब पर मुझे हैरानी हुई। यह मेरा बचाव नहीं था, बल्कि अपनी आजादी का दावा था। फिर भी उसके चेहरे पर खिंचाव साफ था। उसे अपने माता पिता का दखल पसंद नहीं आ रहा था, भले ही हमारी शादी के प्रति उसके मन में जो भी भावना हो। बेटा, हम तो बस तुम्हारा भला चाहते हैं, जनार्दन जी ने बीच में टोका। तो फिर मुझ पर भरोसा रखिए कि मैं अपना भला खुद चुन सकता हूं, देवराज ने जवाब दिया। जब फैसले लेने होंगे तो मैं खुद लूंगा। कैथरीन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उन्हें अपनी बात का काटा जाना पसंद नहीं आया। ठीक है, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। एक असहज खामोशी छा गई। मैं महसूस कर सकती थी कि देवराज भीतर ही भीतर उबल रहा है, हालांकि उसका चेहरा शांत था। माहौल में कुछ बदल गया था, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या और क्यों। देवराज जो भी फैसला करेगा मैं उसका सम्मान करूंगी। आखिरकार मैंने खामोशी तोड़ी।
अगर वो तलाक की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार है तो वो जब चाहे मैं कागजों पर हस्ताक्षर कर सकती हूं। मेरे इन शब्दों ने तनाव को थोड़ा कम कर दिया, हालांकि देवराज के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। कैथरीन ने मंजूरी में सिर हिलाया। ये बहुत व्यावहारिक सोच है अव्या। बाकी का भोजन नीरस बातों के बीच गुजरा। जैसे ही मीठा डेजर्ट खत्म हुआ, मैंने शौचालय जाने का बहाना बनाया और ऊपर की ओर चल दी। मैं उस कमरे की ओर खींची चली गई जो वेल्स परिवार के साथ रहने के दौरान मेरा हुआ करता था। मुझे नीचे के उस घुटन भरे माहौल से दूर कुछ पल अकेले बिताने की जरूरत थी। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर गई थी। हल्की नीली दीवारें, सफेद फर्नीचर और खिड़की के पास बैठने की वो जगह जहां से बगीचा दिखता था। किशोरावस्था में ये कमरा मेरे लिए शरणगाह भी था और जेल भी। यहां बैठकर मैंने न जाने कितने सपने बुने थे। वेल्स परिवार का हिस्सा बनने के सपने, देवराज की नजरों में उसकी मां के आश्रित से कुछ बढ़कर बनने के सपने। मैंने पुरानी अलमारी में रखी किताबों पर उंगलियां फेरी। याद आया कि कैसे मैं उन्हें घंटों पढ़ती थी ताकि खुद को वेल्स खानदान के लायक शिक्षित बना सकूं। इतनी मेहनत के बाद भी मैं आज भी एक बाहरी इंसान ही थी, एक अस्थाई श्रीमती वेल्स जो अपनी विदाई के दिन गिन रही थी। तभी दरवाजे के पास से हल्की सी आवाज आई। मैं चौंक कर मुड़ी और देखा कि देवराज वहां खड़ा था। कम रोशनी में उसके चेहरे के भाव पढ़ पाना मुश्किल था। अध्याय 15। देवराज की जुबानी। मैंने अपने पीछे धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के सन्नाटे में वो हल्की सी आवाज भी गूंज उठी। अव्या मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी, उसकी कोमल उंगलियां अपनी पुरानी किताबों को सहला रही थीं। जैसे ही वो थोड़ा मुड़ी, चिराग की मध्यम रोशनी ने उसके चेहरे पर कुछ ऐसी छाया बनाई जिसने उसे और भी रहस्यमयी बना दिया। उसके चेहरे के भावों में एक अजीब सा मिश्रण था, पुरानी यादों का दर्द और सब कुछ स्वीकार कर लेने की शांति। उसे देखकर मुझे खाने की मेज पर हुई बातचीत याद आ गई। जब मां ने इतनी बेरुखी से हमारे तलाक की बात छेड़ी थी, तब मैंने गौर किया था कि अव्या ने अपने रुमाल को इतनी जोर से भींचा था कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। जब उसने कहा था कि वो जब चाहो कागजों पर हस्ताक्षर कर सकती है, तो उसकी आवाज में एक बहुत मामूली सी कंपकपाहट थी। ये छोटी छोटी बातें मेरे दिमाग में घर कर गई थीं। क्या ये सिर्फ मेरी मां की गलत समय पर की गई बात की वजह से था या कुछ और? जब अव्या ने मुझे देखा तो वो हड़बड़ा गई। उसके हाथ से वो किताब गिरते गिरते बची जो उसने अभी निकाली थी। पल भर के लिए उसके चेहरे से वो संजीदगी का मुखौटा हट गया और उसकी हैरानी साफ नजर आई। मुझे तुम्हारे आने की आहट नहीं मिली, उसने खुद को संभालते हुए कहा। मैं दरवाजे के फ्रेम से सटकर खड़ा हो गया और बेपरवाही दिखाते हुए बोला, मेरे माता पिता को सहज स्थितियों को असहज बनाने में महारत हासिल है। मुझे लगा कि देख लूं तुम ठीक तो हो। मैं ठीक हूं, उसने किताब को वापस जगह पर रखते हुए जवाब दिया। तुम्हारी मां तो बस हकीकत बता रही थीं। हमारा समझौता खत्म होने वाला है। मेरी मां हमेशा की तरह दखल अंदाजी कर रही थीं। मैं कमरे के अंदर बढ़ा। मैंने गौर किया कि जैसे जैसे मैं करीब आ रहा था, अव्या खुद को मुझसे थोड़ा दूर कर रही थी। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें वहां से भागने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं भाग नहीं रही थी, उसने पलटकर कहा, हालांकि उसकी आंखें मुझसे नहीं मिल रही थीं। बस पुरानी यादों में खो गई थी। मैं और करीब गया और उस कमरे का मुआयना करने लगा जो इतने सालों तक उसका था। नीली दीवारें, खिड़की के पास बैठने की वो जगह जहां वो घंटों पढ़ा करती थी, सब कुछ वैसा ही था जैसा वो शादी के वक्त छोड़ गई थी। क्या तुम सच में तैयार हो? मैंने पूछा। ये सवाल मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अचानक और तीखा निकला। अव्या की भौहें थोड़ी उठीं। तैयार? तलाक के लिए? ये शब्द मेरी जुबान पर बहुत अजीब लगा। खाने की मेज पर तुम बहुत सहमत नजर आ रही थीं। जब से तुम लौटे हो, मैं तुम्हारे हर फैसले के लिए तैयार हूं, उसने स्थिर आवाज में जवाब दिया। मेरी दुकान अच्छी चल रही है। मैं वेल्स परिवार के नाम या दौलत के बिना भी अपना गुजारा कर सकती हूं। उसके लहजे की किसी बात ने मुझे चिढ़ा दिया। वो आत्मविश्वास, वो नपी तुली दूरी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे और मेरे परिवार से पीछा छुड़ाने के लिए बेताब हो। क्या तुम्हें मुझसे शादी करना हमेशा से इतना नापसंद था? मेरे शब्द मेरी सोच से कहीं ज्यादा ठंडे निकले। अव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? उसने मुझे देर तक देखा, फिर उसके होठों से एक कड़वी हंसी निकली। क्या ये सवाल तुम्हें खुद से नहीं पूछना चाहिए देवराज? क्या तुम वो इंसान नहीं हो जिसे इस शादी से नफरत है? उसके इस अप्रत्याशित जवाब ने मुझे निरुत्तर कर दिया। आखिरकार उसने अपनी आवाज बुलंद करते हुए जारी रखा, तुम वही हो जो बोस्टन में रहने के बजाय लंदन भाग गए। तुम वही हो जिसने 2 साल तक मुझसे संपर्क करने की जहमत तक नहीं उठाई। अब उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं। मैं हमेशा सोचती थी, क्या तुम्हें सिर्फ इस शादी से नफरत है या तुम मुझसे भी नफरत करते हो? क्या मुझसे शादी करना इतना असहनीय था कि तुम्हें हमारे बीच एक समंदर की दूरी बनानी पड़ी?
मैं वहीं जम गया। इस अचानक हुए प्रहार के लिए मैं तैयार नहीं था। उसकी आवाज में जो जज्बात थे वैसे मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं आखिरकार इतना ही कह पाया। तुम्हें कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने धीमे से जवाब दिया। तुम्हारी हरकतों ने सब कुछ साफ कर दिया था। उसके इस जवाब ने मेरी झुंझलाहट को और बढ़ा दिया। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हें हमारी शादी खत्म होने पर कैसा महसूस हो रहा है? कोई बनावटी जवाब नहीं, कोई नपातुला लहजा नहीं, सिर्फ सच। अव्या के चेहरे पर उलझन साफ थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक तुम्हें मेरी भावनाओं में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है। तुमने तो शुरू से ही साफ कर दिया था कि ये सब अस्थायी है। बस मेरा मन रखने के लिए बता दो। अध्याय 16। देवराज की जुबानी। उसने एक लंबी आह भरी और बिस्तर के किनारे बैठ गई। मैंने हमारे समझौते की हर शर्त को स्वीकार किया था। मुझे पता था कि मैं किस बात के लिए हां कह रही हूं। वो थोड़ा रुकी। मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम अपना इरादा बदलोगे। उसके इस अधूरे जवाब ने मेरी झुंझलाहट और बढ़ा दी। मैंने खुद को एक ऐसा सवाल पूछते हुए पाया जिसे पूछने का मेरा कोई हक नहीं था। तलाक के बाद तुम अपने लिए कैसा जीवन साथी तलाशोगी? अव्या का सिर झटके से ऊपर उठा, उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। ये काफी निजी सवाल है। हम अब भी शादीशुदा हैं, मैंने जवाब दिया। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये सब क्यों पूछ रहा हूं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम एक असली पति में क्या खूबियां देखना चाहती हो। मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। पर अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैंने अभी इतना आगे का नहीं सोचा है। नहीं सोचा? मैंने उस पर दबाव डाला। मुझे उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं था। दिखावे की इस शादी के 3 साल बीत गए और तुमने कभी किसी ऐसे इंसान के सपने नहीं देखे जिसे तुम सच में चाहती हो? अव्या खड़ी हो गई, उसके चेहरे की वो कृत्रिम शांति अब टूटने लगी थी। मैं क्या चाहती हूं और क्या नहीं, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है देवराज। ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमसे यह नहीं पूछती कि मेरे बाद तुम किससे शादी करोगे। उसकी आवाज थोड़ी कोमल हुई। मैं बस यही दुआ करती हूं कि जब तुम्हें वो इंसान मिले जिससे तुम सच में प्यार करते हो तो तुम खुश रहो। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था, या शायद जिस तरह से वो नजरें चुराकर ये कह रही थी, कि मेरे सीने में एक अजीब सी चुभन हुई। उसकी इन नपीतुली बातों के पीछे कोई गहरा राज छिपा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। अब मुझे चलना चाहिए, सन्नाटे को चीरते हुए अव्या ने कहा। काफी देर हो रही है। मैं आज रात यहीं रुक रहा हूं, मेरे मुंह से अचानक निकला। मुझे सुबह पिताजी के साथ कुछ व्यापारिक मामलों पर चर्चा करनी है। अगर वो मेरे इस अचानक बदले फैसले पर हैरान थी तो उसने जाहिर नहीं होने दिया। अच्छा, तो फिर मैं अपने लिए गाड़ी मंगवा लेती हूं। मैं उसे अपना छोटा सा पर्स संभालते और जाने की तैयारी करते हुए देखता रहा। हमारी आंखें पल भर के लिए मिली और मुझे हमारे बीच उन अनकहे शब्दों का बोझ महसूस हुआ। मैं यहां क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था? मैं क्यों उसके पीछे ऊपर कमरे तक आया? मैं उससे उन भावनाओं के बारे में क्यों सवाल कर रहा था जो इस समझौते के हिसाब से हम दोनों में से किसी के पास होनी ही नहीं चाहिए थी? वह दरवाजे पर रुकी। शुभ रात्रि देवराज। उसके जाने के बाद मैं उसके पुराने कमरे में ही रुक गया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं अव्या के अतीत के टुकड़ों से घिरा हुआ हूं। मेरी नजर अलमारी में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। मैंने उत्सुकता में उसे निकाला और देखा कि हाशिए, मार्जिन्स अव्या की साफ लिखावट से भरे हुए थे। कहानी पर उसकी टिप्पणियां, उसके सवाल और उसकी प्रतिक्रियाएं। अगर नायिका ने अपनी राय जाहिर न की होती और खामोश रहती तो क्या नायक ने कभी उस पर गौर किया होता? एक जगह लिखा था, अपनी बात बेबाकी से कहकर प्यार पाना बेहतर है या उसे छिपाकर बस स्वीकार कर लिया जाना। मैं उस फीकी पड़ चुकी स्याही को देखता रहा जिसे उस कम उम्र की अव्या ने लिखा था, जिसे जानने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं थी। एक ही घर में बड़े होने के बावजूद, 3 साल की शादी के बावजूद, मैं उस औरत के बारे में कितना कम जानता था जो तकनीकी रूप से आज भी मेरी पत्नी थी। मैंने किताब वापस रखी और खिड़की की ओर बढ़ा। मैंने देखा कि अव्या की गाड़ी हवेली से बाहर निकल रही थी। जैसे ही गाड़ी की बत्तियां अंधेरे में ओझल हुईं, मेरे सीने में एक अनजानी सी बेचैनी बढ़ गई। मैं उन सवालों के साथ अकेला रह गया था जिन्हें पूछने की जरूरत मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अध्याय 17। अव्या की जुबानी। टैक्सी मुझे वेल्स हवेली से दूर ले जा रही थी, उस अपार्टमेंट की ओर जो कभी मेरा अपना घर जैसा महसूस नहीं हुआ। खिड़की के बाहर से बोस्टन की रात रोशनी और सायों की लकीरों में बदली हुई दिख रही थी, बिल्कुल उस आदमी के बारे में मेरे ख्यालों की तरह जिसे मैं अभी उस हवेली में छोड़ आई थी। मेरे पुराने बेडरूम में देवराज का व्यवहार बहुत अजीब था। उसने तलाक और मेरी भविष्य की योजनाओं के बारे में जो सवाल पूछे वे मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे।
वो क्या खोजना चाह रहा था? जिस देवराज को मैं जानती थी, उसे इस समझौते को लेकर मेरी भावनाओं की कभी कोई परवाह नहीं थी। कभी नहीं। मैंने अपने गले के चांदी के सितारे वाले लॉकेट को छुआ, ये याद करते हुए कि कैसे उसकी नजरें इस पर टिकी थीं। लंदन से लौटने के बाद से देवराज कुछ अलग व्यवहार कर रहा था। कल रात उसने सोते समय मुझे अपनी बाहों में भरा था। आज सुबह जिस तरह से उसने मुझे देखा था और आज रात जिस अपनेपन से उसने मुझे छुआ था, उसमें एक अधिकार जताने वाला भाव था। मैंने अपना सिर झटक कर इन ख्यालों को रोका। देवराज वेल्स जैसे पुरुष अचानक उन महिलाओं के लिए भावनाएं विकसित नहीं करते जिन्हें उन्होंने सालों तक नजरअंदाज किया हो। वो जो भी खेल खेल रहा था, मैं उसका हिस्सा बनने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। मेरे प्रति उसका शारीरिक आकर्षण सिर्फ शारीरिक था, जीव विज्ञान भावना नहीं। मैम, हम पहुंच गए, ड्राइवर ने कहा। मैंने पैसे दिए और रात की ठंडी हवा में बाहर निकल आई। जब मैं अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंची तो मेरे सैंडल की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। दरबान ने शिष्टाचार से सिर हिलाया और मैंने बदले में एक फीकी मुस्कान दी। मैं बस बिस्तर पर गिरकर इस पूरी शाम को भूल जाना चाहती थी। जैसे ही मैंने अपने अपार्टमेंट का ताला खोला, मुझे फर्नीचर पॉलिश की जानी पहचानी महक आई। बत्तियां जली हुई थीं और संगीत बज रहा था। श्रीमती वेल्स, क्या आप आ गईं? श्रीमती सहाय रसोई से बाहर आईं, अपने हाथों को एप्रन से पोंछते हुए। जिस कामवाली को मैंने 1 महीने पहले निकाला था, वो किसी तरह मेरे घर वापस आ गई थी, मानो कुछ बदला ही ना हो। आप यहां क्या कर रही हैं? मैंने पूछा। मैं इतनी थक चुकी थी कि ठीक से गुस्सा भी नहीं कर पा रही थी। श्रीमती कैथरीन वेल्स ने मुझे वापस आने के लिए कहा, उन्होंने पछतावा दिखाते हुए समझाया। मेरे पास दूसरी चाबी थी। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। बेशक कैथरीन ने दखल दिया था। ये एक और याद दिलाना था कि इस अपार्टमेंट में कुछ भी, यहां तक कि कर्मचारी भी मेरे नियंत्रण में नहीं थे। अच्छा, मैं बस इतना ही कह पाई। वेल्स हवेली से यहां तक आने के बीच मेरी लड़ने की सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। श्रीमती सहाय हिचकिचाईं। आपकी सहेली सूरज पिल्ले को छोड़ गई थी। वो अपने कमरे में सो रहा है। मैंने सिर हिलाया और उस कमरे की ओर बढ़ी जिसे मैंने अपने पिल्ले के लिए तैयार किया था। सूरज अपने बिस्तर पर दुबक कर सोया हुआ था। कम से कम इस घर में कोई तो चैन से सो रहा था। उसे कल सुबह 8 बजे दवाई देनी है, मैंने श्रीमती सहाय से कहा। इसे 1 चम्मच पीनट बटर के साथ मिला देना। जी, श्रीमती वेल्स, मैं देख लूंगी। मैंने सूरज का दरवाजा बंद किया और अपने बेडरूम की ओर चली गई, वो कमरा जिसे मैं कभी कभी देवराज के साथ साझा करती थी। उसके बिना वो कमरा बहुत बड़ा और ठंडा लग रहा था। मैंने रात की पोशाक पहनी और चादर के अंदर दुबक गई। कल रात देवराज यहीं था। उसका हाथ मेरी कमर पर था, उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। उसके स्पर्श की याद मेरी त्वचा पर किसी साए की तरह बनी हुई थी। मेरा हाथ खाली चादर पर गया, फिर मेरे अपने शरीर पर, उन्हीं निशानों को छूते हुए जहां उसकी उंगलियां फिरी थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं और ये कल्पना करने लगी कि देवराज मुझे छू रहा है। देवराज मुझे चाह रहा है। ये कल्पना कितनी बेतुकी थी, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। अंधेरे में मैं ये ढोंग कर सकती थी कि जिस आदमी ने मुझसे शादी की, उसने ये कर्तव्य के कारण नहीं बल्कि चाहत के कारण किया। आखिरकार थकान ने मुझे घेर लिया और मैं गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह सूरज के भौंकने और ताज़ा कॉफी की महक के साथ शुरू हुई। श्रीमती सहाय ने नाश्ता तैयार किया था और उसे मेज पर सजा दिया था। मेरे फोन पर ओजस्वनी की 3 मिस्ड कॉल और एक संदेश था। कल रात वेल्स हवेली में क्या हुआ? मुझे फोन करो। मैंने छोटा सा जवाब दिया, कुछ खास नहीं, और काम पर निकल गई। ऋतुराज वाटिका के अपने परिचित माहौल में जाकर मुझे राहत मिली। जब मैं दुकान पहुंची तो वहां चहल पहल शुरू हो चुकी थी। मेरी कनिष्ठ कर्मचारी रागनी ऑर्किड सजाते हुए दूसरी कर्मचारी से गपशप कर रही थी। अध्याय 18। अव्या की जुबानी। हमारी नई रिसेप्शनिस्ट सुबह के ऑर्डर्स प्रोसेस करने के बजाय गपशप में व्यस्त थी। क्या तुमने ये देखा? रागिनी ने बोस्टन बिजनेस जर्नल अखबार मिया की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। सुर्खियों में लिखा था, अंदरूनी रिपोर्ट, जनार्दन वेल्स इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष पद से हटेंगे। देवराज की गुप्त वापसी सत्ता के नए खेल का संकेत। देवियों, मैंने अपना बैग रखते हुए और कोट उतारते हुए आवाज दी। वे ऑर्किड खुद ब खुद नहीं सजेंगे और हमारे पास 3 बड़े कॉर्पोरेट ऑर्डर्स तैयार होने के इंतजार में हैं। माफ करना, मिया ने कहा और जल्दी से अपनी मेज पर वापस लौट गई। लेकिन रागिनी खुद को रोक नहीं पाई। बस 1 सेकंड में मिया को बता रही थी कि मैंने एक बार देवराज वेल्स को देखा था। वो तस्वीरों से कहीं ज्यादा असलियत में हैंडसम दिखते हैं। उसने अपना फोन निकाला और कुछ तस्वीरें दिखाईं। देखो, मैंने ये एक सोशल पेज से सेव की थीं। यह उनकी शादी की तस्वीर है।
मैं ठिठक गई। उसने देवराज की शेरवानी टक्सीडो वाली फोटो दिखाई, जिसमें वो एक दुल्हन के बगल में खड़ा था, जिसका चेहरा थोड़ा धुंधला था। वो चेहरा मेरा था। इस एंगल से दुल्हन थोड़ी थोड़ी तुम्हारी तरह दिख रही है। मियाँ ने रागिनी के कंधे के पीछे से झांकते हुए गौर किया। रागिनी ने पहले मुझे देखा, फिर फोटो को। हूं, तुम सही कह रही हो, बालों का रंग भी एक जैसा है। मैंने खुद को संभाला और पेशेवर लहजा अपनाते हुए कहा, यह काम करने की जगह है, गपशप करने का अड्डा नहीं। रागिनी, कृपया ब्लैकवेल का ऑर्डर पूरा करो, और मियाँ, अगले 20 मिनट में टेलर वेडिंग के क्लाइंट आने वाले हैं। उनकी फाइल तैयार होनी चाहिए। लेकिन रुकिए, रागिनी फिर भी पीछे नहीं हटी। क्या आप वाकई वेल्स परिवार को जानती हैं? आपकी शक्ल तो हूबहू मिल रही है। मैंने दृढ़ता से कहा, मैं बस इतना जानती हूं कि ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। श्रीमान वेल्स अपनी जिंदगी में जो भी करें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, खासकर काम के घंटों के दौरान। तो आप उन्हें जानती हैं? रागिनी ने फिर कुरेदा। मैंने उसे सख्त नजरों से देखा। मैं बस इतना जानती हूं कि तुम अभी ड्यूटी पर हो रागिनी। यह चर्चा यहीं खत्म होती है। आखिरकार इशारा समझते हुए दोनों अपने काम पर लग गईं, हालांकि मैंने उन्हें आपस में कानाफूसी करते हुए पकड़ लिया था। पूरा एक हफ्ता बीत गया और देवराज का कोई अता पता नहीं था। वेल्स हवेली वाली रात के बाद से वो अपार्टमेंट भी नहीं आया था। हर शाम मैं खुद से यही कहती थी कि ये खामोशी उसी बात की पुष्टि करती है जो मैं पहले से जानती थी। 2 महीने और इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था। अब इस दिखावे को खत्म करने का समय आ गया था। मैंने अपना फोन उठाया और उसके दफ्तर का नंबर मिलाया। देवराज वेल्स का दफ्तर। एक मंझी हुई मर्दाना आवाज आई। मैं अव्या वेल्स बोल रही हूं। मुझे देवराज से बात करनी है। माफ कीजिएगा श्रीमती वेल्स, श्रीमान अभी एक बहुत जरूरी बैठक में हैं। क्या मैं कोई संदेश दे सकता हूं? मैंने फोन को और कसकर पकड़ा। मुझे हमारे तलाक को अंतिम रूप देने के बारे में बात करनी है। वो कब तक खाली होंगे? आज उनका पूरा दिन व्यस्त है। शायद कल। तो फिर उन्हें मेरा एक संदेश दे देना, मैंने गुस्से में उसकी बात काटते हुए कहा। उनसे कहना कि अपनी इस काम के प्रति दीवानगी, वर्काहॉलिक टेंडेंसीज के चक्कर में कहीं वो खुद को काम करते करते खत्म न कर लें। दूसरी ओर सन्नाटा छा गया। श्रीमती वेल्स, मैं। और ऐसा होने से पहले मैंने अपनी बात जारी रखी। उनसे कहना कि मुझे वापस फोन करें। मैंने फोन पटक दिया। मैं ये क्या कर रही थी? मैंने सालों तक उस आदमी से प्यार किया जिसे मुझे एक कॉल करने तक की फुर्सत नहीं थी। अब इंतजार करना और उम्मीदें पालना बंद करने का वक्त था। अपनी गरिमा और अपनी जिंदगी को वापस पाने का वक्त था। अध्याय 19। देवराज की जुबानी। मैं अपनी मेज पर फैले अनुबंधों को एकटक देख रहा था, पर मेरा ध्यान फ्रंटियर कैपिटल के बोस्टन स्थानांतरण की बारीकियों पर बिल्कुल नहीं था। शब्द धुंधले हो रहे थे और मेरा दिमाग बार बार अव्या की ओर जा रहा था। मेरे माता पिता के घर हुई उस रात को 1 हफ्ता बीत चुका था। 1 हफ्ता जब मैंने उसे छुआ था और उस खतरनाक खिंचाव को महसूस किया था जिसे चाहने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता था। दूरी जरूरी थी। मुझे स्पष्ट रूप से सोचने के लिए एकांत चाहिए था, ताकि अपने दिमाग में मचे उस शोर को शांत कर सकूं जो उसे उस बेडरूम में देखने के बाद शुरू हुआ था। दरवाजे पर हुई हल्की दस्तक ने मुझे हकीकत में वापस खींच लिया। मिस्टर वेल्स, आपकी 11 बजे वाली मीटिंग रद्द हो गई है, एलन ने हाथ में टैबलेट लिए दफ्तर में कदम रखते हुए कहा। और मिसेज वेल्स का फोन आया था। मैं थोड़ा सतर्क हो गया, लेकिन चेहरे के भाव सामान्य रखे। वो क्या चाहती थी? एलन थोड़ा हिचकिचाया। उसकी पेशेवर दक्षता थोड़ी लड़खड़ाती दिखी। उन्होंने कहा कि आपके तलाक के संबंध में एक बहुत जरूरी मामला है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। वाह, काफी जोर दे रही थीं कि आप उन्हें वापस फोन करें। संदेश को शायद एलन ने थोड़ा नरम करके बताया था। अव्या के असल शब्द यकीनन और भी तीखे और सीधे रहे होंगे, शायद मेरी भागने की आदत पर कोई कटाक्ष। पर एलन मेरे साथ काफी समय से काम कर रहा था और वो जानता था कि कब और क्या फिल्टर करना है। तभी अगले ही पल मेरा निजी फोन बज उठा। स्क्रीन पर डेनियल विल्सन का नाम चमक रहा था, मेरा सबसे पुराना दोस्त। डेनियल, मैंने जवाब दिया। भटका हुआ बेटा वापस आ गया और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन तक नहीं किया? डेनियल की आवाज स्पीकर से गूंजी। मुझे तुम्हारी वापसी के बारे में थॉमस से सुनना पड़ा। कैसा है भाई? न्यूबरी स्ट्रीट पर एक नई जगह खुली है। लाइव म्यूजिक, बढ़िया बोरबन। आज रात मिलते हैं। मैंने अपने शेड्यूल पर नजर डाली, जिसे मैंने जानबूझकर इतना व्यस्त रखा था ताकि अपार्टमेंट में अव्या से आमना सामना होने की कोई गुंजाइश न रहे। बैंड रात 8 बजे शुरू होगा, डेनियल ने अपनी बात जारी रखी। जब तक कि लंदन ने तुम्हें कोई जल्दी सोने वाला साधु न बना दिया हो। शोर और ध्यान भटकाने वाली जगह का विचार मुझे अच्छा लगा।
शायद अव्या और हमारी इस उलझी हुई स्थिति से अपना सिर खाली करने के लिए मुझे ऐसी ही एक रात की जरूरत थी। मैं आ जाऊंगा, मैंने फैसला लेते हुए कहा। मुझे लोकेशन भेज देना। फोन रखने के बाद मैंने नए उत्साह के साथ काम पर ध्यान लगाया। जितनी जल्दी काम निपटेगा उतनी ही जल्दी मैं यहां अपनी जिंदगी फिर से बसा पाऊंगा, एक ऐसी जिंदगी जो हमारे समझौते के अनुसार जल्द ही अव्या के बिना आगे बढ़ेगी। अव्या की जुबानी। फूल मेरा साथ देने से मना कर रहे थे। मैंने एक और तने को ठीक 45 डिग्री के कोण पर काटा, पर गुलदस्ता अभी भी असंतुलित लग रहा था, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। तभी मैं डिस्प्ले काउंटर को ठीक करने गई ही थी कि मेरा फोन बज उठा। कैथरीन वेल्स। जवाब देते समय मेरे पेट में मरोड़ सी उठी। अव्या, उनकी आवाज शरद ऋतु की हवा की तरह ठंडी और कड़क थी। मुझे लगता है हमें तलाक की कार्यवाही पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि इसमें चर्चा के लिए कुछ बचा है। मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए जवाब दिया। समझौता बिल्कुल साफ था। यही तो बात है, समझौते में 3 साल तय किए गए थे। तुम बिना वजह इसे खींच रही हो, और सच कहूं तो ये हर किसी के लिए थकाऊ होता जा रहा है। मैं दुकान के पिछले कमरे में चली गई ताकि कर्मचारी हमारी बातें न सुन सकें। मैं कुछ भी खींच नहीं रही हूं मिसेज वेल्स। देवराज वो इंसान है जिससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कैथरीन ने एक नाटकीय आह भरी। यह शादी शुरू से ही एक गलती थी, हम दोनों ये जानते हैं। और ये मेरा विचार भी नहीं था, मैंने उन्हें याद दिलाया। पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगी कि आपका परिवार था जिसे मुझसे कुछ चाहिए था, और हम समझौते में उदार होने के लिए तैयार हैं। कैथरीन ने सहजता से जवाब दिया। एक बार तलाक फाइनल हो जाए तो तुम्हें उचित मुआवजा मिल जाएगा। हम साफ सुथरे तरीके से अलग हो सकते हैं, जैसे हम कोई बिजनेस पार्टनर हों। मैंने तंज कसा। क्या हम नहीं थे? उनका लहजा लगभग मजाकिया था। चलो अव्या, ये नाटक मत करो कि ये कभी प्यार वाली शादी थी। अध्याय 20। अव्या की जुबानी। फोन रखने के बाद मैं दुकान की खिड़की से न्यूबेरी स्ट्रीट पर गिरती हुई शाम को एकटक निहारने लगी। बोस्टन में पतझड़ का मौसम मुझे हमेशा से प्रिय रहा है। वो ताज़ा हवा, सुनहरी रोशनी और हवा में बदलाव का एक गहरा एहसास। लेकिन आज ये सब सिर्फ एक और अंत जैसा लग रहा था। श्रीमती वेल्स, मेरी सहायक की आवाज ने मुझे हकीकत में वापस खींचा। न्यूटन वाले क्लाइंट मीटिंग के लिए आ गए हैं। मैंने सिर हिलाया और देवराज और कैथरीन के विचारों को किनारे धकेल दिया। मैं बस अभी आई। दोपहर ग्राहकों के साथ मुलाकातों और स्टॉक की जांच में बीत गई। दुकान बंद करने के समय तक मेरी उंगलियां फूलों के तनों से हरी हो गई थीं, और घंटों खड़े रहने के कारण मेरी पीठ में दर्द हो रहा था। लेकिन यह शारीरिक थकान उस भावनात्मक दर्द से कहीं बेहतर थी जो खाली दिमाग होने पर घेर लेता था। दुकान को ताला लगाते समय मेरा फोन फिर से बजा। इस बार ओजस्वनी थी। मुझे सब कुछ बताओ, उसने बिना किसी भूमिका के आदेश दिया। दिन कैसा रहा? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। मैंने एक लंबी सांस ली। कैथरीन का फोन आया था। वो क्या चाहती थी? वो औरत बिना किसी मतलब के कभी फोन नहीं करती। तलाक की कार्यवाही तेज करने के लिए मैंने काउंटर का सहारा लेते हुए कहा। उन्होंने मुझ पर बातों को खींचने का आरोप लगाया और याद दिलाया कि 3 साल पूरे होने वाले हैं। जैसे जैसे मैं बातचीत का सारांश दे रही थी, ओजस्वनी का गुस्सा बढ़ता गया। इन लोगों की हिम्मत तो देखो, तुम्हें ऐसे दिखा रहे हैं जैसे समस्या तुम हो, जबकि देवराज वो इंसान है जिसने तुम्हें 2 साल के लिए अकेला छोड़ दिया, और अब वो वापस आकर तुम्हें अनदेखा कर रहा है। अविश्वसनीय। कोई बात नहीं ओजस्वनी, ये सब ऐसे ही खत्म होना था। ये कोई बात नहीं है, उसने जोर देकर कहा। सालों तक उन्होंने तुम्हारे साथ एक बाहरी व्यक्ति जैसा व्यवहार किया, और अब वे चाहते हैं कि तुम बस खामोशी से गायब हो जाओ। क्या हम अभी इस बारे में बात न करें? मैं बहुत थक गई हूं। बहुत अच्छे, मैं तुम्हारी दुकान के बाहर ही हूं। हम बाहर जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं विरोध कर पाती, मैंने सड़क के पार ओजस्वनी की लाल मिनी कूपर कार खड़ी देखी। वो उत्साह से हाथ हिला रही थी। 10 मिनट बाद मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। न्यूबेरी स्ट्रीट पर, वो नई जगह जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, ओजस्वनी ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। आज रात वहां कपल्स डिस्काउंट है, और चूंकि हम दोनों के पास डेट नहीं है, तो हम एक दूसरे के साथी बनकर जा रहे हैं। मैंने एक भौं उठाई। तुम कह रही हो कि हम छूट के लिए जोड़ा होने का नाटक करें? देखो, अगर इससे कॉकटेल पर 15% की बचत होती है तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने को भी तैयार हूं। वो हंसी। वैसे भी वहां का संगीत बहुत शानदार बताया जा रहा है। क्लब में भीड़ थी, लेकिन उसे बहुत करीने से सजाया गया था। ओजस्वनी ने अपनी बात पर कायम रहते हुए मेरा हाथ अपने हाथ में थामे रखा जब हम काउंटर की ओर बढ़े। 2 लोगों के लिए मेज,
उसने मुस्कुराते हुए घोषणा की। हम यहाँ डेट नाइट के लिए आए हैं। रिसेप्शनिस्ट ने समझदारी भरी मुस्कान दी और हमें मंच के पास एक छोटी सी मेज तक ले गई जहां एक जैज बैंड अपनी तैयारी कर रहा था। तुम बहुत बेशर्म हो, मैंने बैठने के बाद फुसफुसाते हुए कहा। ओजस्वनी मुस्कुराई और मेनू खोला। मैं हम दोनों के लिए ऑर्डर दे रही हूं। तुम्हें खाने और पीने की जरूरत है। इसी क्रम में उसने 4 लोगों के लायक नाश्ता और 2 ऐसे कॉकटेल मंगवाए जिनके नाम मैं बोल भी नहीं सकती थी। जब खाना आया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे कितनी भूख लगी थी। तो ओजस्वनी ने खाते हुए पूछा, तुम्हारी क्या राय है कि देवराज सच में बोस्टन वापस क्यों आया? चर्चा तो ये है कि जनार्दन वेल्स पारिवारिक व्यवसाय में बड़ा बदलाव कर रहे हैं। मैंने कंधे उचकाए। कैथरीन ने साफ कर दिया है कि वे जल्द से जल्द तलाक चाहते हैं। नाम मात्र की शादी के 3 साल बाद ओजस्वनी ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या ये वाकई कहीं अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था? हाँ, मैंने अपना ड्रिंक घुमाते हुए स्वीकार किया। एक औपचारिक समझौता है। 3 साल और फिर हम अलग हो जाएंगे। साफ सुथरा और सरल। सिवाय इसके कि रिश्तों में कुछ भी साफ सुथरा या सरल नहीं होता, ओजस्वनी ने पलटकर कहा। दिखावे वाले रिश्तों में भी नहीं। मैंने खाने के साथ छेड़छाड़ की। अचानक मेरी भूख कम हो गई थी। वो शायद खुद तलाक को संभालने के लिए वापस आया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं कोई समस्या खड़ी न करूं, जैसे कि तुम कभी ऐसा करोगी। ओजस्वनी ने ताना मारा और फिर प्रसाधन कक्ष रेस्टरूम जाने के लिए उठ गई। अकेली बैठी मैं कमरे का मुआयना करने लगी। संगीत की लहरें बैंड के पहले सेट के साथ गूंजने लगीं, एक मधुर जैज संगीत जिसने मुझे उन रातों और खोए हुए अवसरों की याद दिला दी। अव्या? पीछे से एक पुरुष की आवाज आई। अव्या विल्स? मैं मुड़ी तो देखा कि डेनियल विल्सन, देवराज का सबसे पुराना दोस्त, वहां एक सुंदर युवती का हाथ थामे खड़ा था। उसकी हैरानी तुरंत एक असहज मुस्कुराहट में बदल गई और उसकी नजरें बार बार दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ जा रही थीं। मुझे लगा कि तुम ही हो, उसने कहा। क्या इत्तेफाक है? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने बदले में एक औपचारिक मुस्कान दी। मैं सोच रही थी कि क्या यह मुलाकात वाकई महज एक इत्तेफाक थी और क्या देवराज भी कहीं आसपास ही था। क्या तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। अध्याय 1 से लेकर 20 तक का एक ऐसा सफर जहां हमने देखा कि कैसे एक कागजी रिश्ते और 3 साल के समझौते ने 2 जिंदगियों को एक अनकहे दर्द में बांध रखा है। आज की कहानी उस मोड़ पर आकर थमी है जहां अव्या अपनी गरिमा वापस पाने की कोशिश कर रही है और देवराज की वापसी ने उन पुराने घावों को फिर से हरा कर दिया है। क्या उस भीड़ भरे क्लब में इनका आमना सामना होगा? क्या देवराज की खामोशी के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये 3 साल का अनुबंध वाकई एक तलाक पर खत्म होगा या किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही लिख रखा है? उम्मीद है कि अध्याय 1 से 20 तक का ये सफर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अव्या की हिम्मत और ये कहानी दिल को छू लेने वाली लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या देवराज को एक और मौका मिलना चाहिए या अव्या को अपनी नई राह चुन लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। अगर आप इस कहानी के अगले हिस्से यानी अध्याय 21 को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें और प्यार बांटते रहें। मिलते हैं अगले भाग में एक नए मोड़ और नई भावनाओं के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।